बाजारों से कमजोर ओपनिंग के संकेत, गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी, एशियाई बाजारों में भारी गिरावट। इस ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है? एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पर विस्तार में अगले 2.5 घंटे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। अभिषेक अब हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और डिम्पी भी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, उस पर नजर डालेंगे। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहां पर कमजोर ओपनिंग के संकेत और मंदी की आशंका से अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट कल के सत्र में दिखी। डाउ जोन्स 900 अंक गिरता हुआ नजर आया। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, जिसके चलते नैस्डैक भी करीब 3 से 4% टूटा। एशियाई बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी फिर एक बार दिखी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी 100 अंक नीचे कारोबार करता हुआ। एफआईआई 7 फरवरी के बाद सबसे कम बिकवाली कल के सत्र में दिखी। करीब 450 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल की। वही ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से फिसलता हुआ नजर आया और अभी भी $70 पर बैरल के नीचे कारोबार करता हुआ। वही इंडसइंड बैंक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है और आज भी बैंक फोकस में रहेगी। याद रखें 2.135% का नेटवर्थ पर इम्पैक्ट दिखेगा बैंक का। डेरिवेटिव पोजीशनिंग में कुछ गड़बड़ी निकल कर आई है, इस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखें इंडसइंड बैंक ऑलरेडी फिसल चुका है और अब फिर एक बार नेगेटिव खबर इस पर निकल कर आई है और ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी आज सुबह ग्लोबल बाजारों से ही है, जहां पर ट्रंप की कुछ कमेंट्स तो आई ही है, लेकिन उसी के साथ मंदी की आशंका यहां पर है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी। और अभिषेक, अमेरिकी बाजारों में ही नहीं, उसका इम्पैक्ट एशियाई बाजारों पर भी दिखा। जापानीज मार्केट की बात करें या चीन, हांगकांग, कोरिया, सभी बाजारों में चौतरफा आज सुबह गिरावट दिखी है। अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, सारे के सारे बाजारों में गिरावट है। हालांकि एशिया में थोड़ी सी राहत की चीज़ ये है कि जितना डैमेज शुरुआत में था, थोड़ी सी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे में अगर मैं बताऊं आपको तो हैंगसेंग करीब 500 पॉइंट नीचे था, ये गिरावट रह गई है 100-125 अंकों के आसपास की। निकेई करीब 800-900 अंक टूट गया था, 600 अंकों के आसपास की गिरावट फिलहाल है। प्रेशर अभी भी है, कोई ऐसी राहत की चीज़ नहीं है, बट लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, डाउ फ्यूचर भी रिकवर करके ऊपर आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया, जो जाल बिछाया था बाकी देशों के लिए, टैरिफ के नाम पर, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर, प्रोटेक्शनिस्ट गवर्नमेंट होने के चलते, वो सारी चीजें दाव उल्टी पड़ती नजर आ रही है। अपने जाल में वो खुद ही फंस गए हैं। और ये चिंता, मतलब ऐसे नहीं, बड़े बड़े लोगों ने आगाह किया कि नहीं, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम कर सकती है। वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि नहीं, ये इन्फ्लेशन को हवा दे सकती है, जिस तरह से ये टैरिफ को लेकर ट्रंप का पूरा टेंट्रम हम कहेंगे जो चल रहा था। अभी गोल्डमैन सैक्स ने भी अमेरिकी इकोनॉमी में ग्रोथ का अनुमान स्लैश किया था, उसको घटाया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी और कल की जो गिरावट है काफी ज्यादा सीवियर है। आप देखिए, सितंबर 2022 के बाद नैस्डैक की सबसे बड़ी गिरावट है। 1 नवंबर 2023 के बाद पहली बार डाउ जोन्स 200 डीएमए के नीचे फिसला है। 200 डीएमए, जिसको कि इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके नीचे जाना यानी कि एक बड़े खतरे का संकेत भी है। 900 अंक टूट गया। और नैस्डैक की बात करें 4% के आसपास की गिरावट रही। बाकी अगर हम आईटी शेयरों की बात करें तो एक तरह से कोहराम सा मच गया वहां पर। आप देखिए, एप्पल, मेटा, एनवीडिया, अल्फाबेट सारे के सारे 5% के आसपास तक टूटे हैं और आईटी शेयरों के लिए काफी ज्यादा बुरा दिन आज हो सकता है। देखिए, दो नजरिए होते हैं चीजों को देखने के। एक तो ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तब तो ठीक लेवल है। सही बात भी है कि ऊपर से करीब करीब 13-14% करेक्ट हो गया बाजार, तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो रोज रोज देखते हैं, ये कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला, ये सेंटिमेंट को हिलाने वाली ये दिक्कत है। अगर कुछ और शेयरों की बात करें तो डेल्टा एयरलाइंस का शेयर करीब 11% कल के सत्र में टूटा, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया है, कट किया है।
तो अमेरिकी इकोनॉमी में ये मतलब अभी तक ऐसा लग रहा था कि नहीं हमारे बाजार में प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया भर के बाजार तो ठीक ही दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम साफ साफ निकल के आ रही है, वो दिख रही है, डेटा में दिख रही है। कल के नेस्डेक की जो गिरावट है उसमें से 1 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप साफ हो गया है नेस्डेक की कंपनीज का। इससे आप समझिए कि नहीं कितनी सीवियर प्रॉब्लम वहां पर चल रही है। अन्य अगर हम संकेतों की बात कर लें तो क्रूड का भाव $69 के नीचे है। एक लेवल के नीचे जाना भी, बहुत ज्यादा गिरावट भी हमें उसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स इमर्ज होते हैं, ये टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है, उसी के चलते भी हम क्रूड में भी गिरावट देख रहे हैं। $69 के नीचे के भाव में सोने पर भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन निश्चित तौर पर खराब संकेत है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। अभी मैं आधे घंटे पहले चेक कर रहा था, करीब 135 अंकों के आसपास की गिरावट थी और गिरावट रह गई है 90 अंकों के आसपास की। प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि हाँ गिरावट ज्यादा ना हो, थोड़ी सी और रिकवरी आ जाए, लेकिन संकेत निश्चित तौर पर आज काफी ज्यादा वीकर साइड्स पर ही हैं ग्लोबल बाजारों से। आशीषा, तो ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, लेकिन एफआईआईज की बात करें तो याद रखें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल बिकवाली तो की भारतीय बाजारों में, लेकिन जो अमाउंट था वो काफी कम था। करीब 480 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल के सत्र में करीब 260 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन मार्च में अब तक ऑलरेडी करीब 15 से 16 हजार करोड़ की निकासी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 6200 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी कल के सत्र में बिकवाली दिखी, लेकिन याद रखें 3 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। 2 स्टॉक्स कल भी थे, एक नया एडिशन है यहाँ पर। हिंदुस्तान कॉपर और मनप्पुरम फाइनेंस कल के सत्र में भी एफएनओ बैन में थे, लेकिन बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक को भी ऐड किया गया है, तो इसके दम पर यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। लेकिन एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव दिखे हैं, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर किस तरह का होगा। डिम्पी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और ग्लोबल बाजारों से तो संकेत कमजोर, लेकिन इस बीच एफआईआई डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव रहे हैं? आशीषा, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन वैसे तो देखा जाए तो ख़राब है, लेकिन कई मायनों में ना दिन ठीक भी है। मैं अभी आपके सामने उस सारे पॉइंट्स भी रखूँगा, लेकिन आज मैं पहले एफ&ओ के डाटा से पहले जो यूएस मार्केट्स के अंदर दिक्कतें हुई हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सिर्फ मार्केट पे कैलकुलेशंस कर देता हूँ। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं उसमें बनना, बट सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ। हिंदी में पुरानी कहावत है, अगर आप खड्डे खोदोगे तो बॉस आप भी खड्डे में गिरोगे ज़रूर। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बड़े खड्डे में गिरोगे, बट हाँ, खड्डा खुदेगा तो हो सकता है कभी आपका पैर भी आ जाए। आप एक ऐसे संस्थान, एक ऐसे विश्व के अंदर रहते हैं जहाँ पे आप सारी चीज़ ना बना सकते हैं, ना सारी चीज़ों का अनुभव आप कर सकते हैं। तो ये बात तय है कि आपको दूसरों पे आश्रित होना ही होगा। भारत भी है और भी कई देश हैं जो दूसरों पे बहुत हद तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी मायने पे आश्रित हैं। और अगर आप ये बोले कि मैं 2 महीने के अंदर 60 एग्जीक्यूटिव पेपर्स पे सिग्नेचर करके चीज़ों को ठीक कर दूंगा, तो सिर्फ एक लेमैन बनने की ज़रूरत है। ज़्यादा इकोनॉमिस्ट या ज़्यादा मार्केट का पार्टिसिपेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप आज से 2 महीने पहले अमेरिका स्थिति में था कि क्या वो सारी सप्लाई चेन दुरुस्त कर सकता था? अगर कर सकता था तो उसके पहले वाले प्रेसिडेंट भी तो कर सकते थे। तो ये बात तय है कि एक तरफा फैसले लिए गए, उसका इम्पैक्ट है। और काफ़ी सारे लोग इसको साइड इम्पैक्ट कहते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको कहते हैं कि भैया ये एक एक तरह की दिक्कत है जो क्रिएट हो रही है, बाद में सेटल हो जाएगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि बॉस, जो भी हो रहा है यूएस के अंदर या विश्व के पटल पर जो भी हो रहा है, कम से कम कल यूएस की गिरावट से भारत को एक बना बेनिफिट मिल सकता आगे चल के। वो है एफआईज के तौर पर। आप एक सेफ जोन में जाके बैठे थे, अब हो सकता है वहीं का जोन, ये सामने आपके लिखा है कि 200 दिनों की एवरेज टूटी है। मैं थोड़ी देर में ना आपको एक नेस्डेक का वीकली चार्ट भी दिखाऊंगा। अभी तो मेरे पास मैंने ड्रॉ नहीं किया, बस जैसे ड्रॉ होगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो वीकली चार्ट। उसके अंदर कल पहली बार फॉल्स आया है, यानी कि पहली बार वो एवरेजेस के नीचे पहुंचा है। और अगर ड्रैग करता है ना, तो ट्रस्ट में यूएस मार्केट्स के अंदर भी फॉल आएगा। आप ये बात बोल सकते हैं, सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि यूएस के अंदर फॉल इंडिया के लिए अच्छा है? सिर्फ एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ और किसी चीज़ से नहीं कह रहा। एफआईज इंडिया की बेसिक रिक्वायरमेंट है। यूएस मार्केट्स का चलना गिरना बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम तो डीकपल्ड हैं। जिस समय यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहे थे, हम अपने लोस को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ से एफआईज निकल के वहाँ पे या किसी और देश में जा रहे थे। अब हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एफआईज है, हमारी प्रॉब्लम यूएस है,
बट वो ऐसे नहीं है। हमारे को पहले इमीडिएट मार्केट के हिसाब से एफआईएस की रिक्वायरमेंट है। चलो मैं आपसे कह देता हूँ कि कल यूएस मार्केट सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ चंगा सी टाइप हो गया, क्या आपका बाजार ठीक हो जाएगा? आप गारंटी लेगा कोई आदमी सामने खड़े होकर बोल देगा ये क्या? ये नहीं ले सकता। द रीज़न इज बिंग क्योंकि आपकी एक मेजर फोर्स की कमी है जिसको हम एफआईएस कहते हैं। मैं मानता हूं कि जब चारों तरफ दिक्कत होती है तो एफआईएस खोजते हैं और सेफ्टी। मेरा एक्सपीरियंस है एफआईएस को कई सालों के डाटा को चेक करने का, तो मैं इस बात थोड़ा कह सकता हूं कि जो यूएस के अंदर एक गड़बड़ हुई है या फिर यूएस के अंदर थोड़ा फॉल डाउन हुआ है, ये डायरेक्टली नहीं थोड़ा इनडायरेक्टली इंडिया के फेवर में है। इसलिए अभिषेक जी आपको कम से कम 30 बार सुबह आपको बता चुके हैं, पहले 150 था जी, अभी 130 है जी, अभी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है। और मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि आज बाजार हो सकता है हरे निशान में भी बंद हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं मैं बोल रहा आपके सामने। हालांकि हाइपोथेटिकल है, मेरे ऊपर कोई भी आदमी क्वेश्चन खड़ा कर सकता है आप कैसे बोल सकते हो ये बात, लेकिन मैं फिर भी ये बात रख सकता हूं कि यूएस के अंदर जो फॉल हुआ है वो काफी हद तक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इंडिया के लिए फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि वहां का पैसा, वहां का रखा हुआ डेट वाला पैसा या वहां का रखा हुआ ग्रोथ वाला पैसा वो घूम फिर के इंडिया में वापस आ सकता है। चाइना में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पे आएगा, बट वहां पे भी आ सकता है। दूसरे एक पॉइंट वहां पे अभी अभिषेक जी बात बता रहे थे आपको कि आईटी कंपनीज के लिए दिन खराब हो सकता है या दिन खराब होगा। इंडियन आईटी कंपनी का जो इस तरह का एक्सपोजर है, जो यूएस की कंपनीज का एक्सपोजर है, वो बहुत फर्क है। हमारे यहाँ की कंपनी एक्चुअली सर्विस ड्रिवन्स है और उनके यहाँ पे कंपनी जो है आईटी की वो सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर ड्रिवन्स कंपनी है। जैसे इन्वीडिया चिप बनाती है, हमारे यहाँ की कोई कंपनी चिप नहीं बनाती, इन्वीडिया चिप बनाती है ना। एप्पल जिस तरह का काम करती है, हमारे यहाँ की कोई कंपनी ऐसा काम नहीं करती है, डिक्सन को छोड़ के छोटा मोटा, है ना, वो भी बहुत छोटे लेवल पे है। तो वहाँ के और हमारे थोड़े से नेचर में फ़र्क है आईटी कंपनीज़ के। हम सर्विसेज ड्रिवन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन्स कंपनीज़ हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का मेरे को लगता है कि ये इम्पैक्ट शॉक एब्जॉर्बर की तरह भारतीय बाजार एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब आते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा एफआईएस की होल्डिंग का, देखिए 18% है एफआईएस की होल्डिंग बिना किसी बदलाव के। एक अच्छी चीज़ जो हुई है मैं वो आपको बताता हूँ, इस 22,000 से लेके 22,500 के बीच में रिटेल ने कम से कम 3% अपना माल छोड़ दिया। कल रिटेल की जो लॉन्ग पोजीशंस आई वो 68% आई। इट्स अ गुड साइन। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, मैं ये रिटेल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, हायरार्की को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा रिटेल की पोजीशन लॉन्ग की कम होनी चाहिए। मैं 2.5 महीने से आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ कि रिटेल खचाखच भरा हुआ है मार्केट के अंदर, वो किसी भी रूप में भरा हुआ है। बाजार का ना चलने का 10 रीज़नों में से अगर मेरे से आप एक रीज़न पूछेंगे तो मैं एक रीज़न और भी बताऊंगा कि वो है रिटेल का खचाखच भरना होना। रिटेल उस जगह पे आके फंस गया है, ऐसा इतना माल लेके बैठा है कि बाजार को हिलने डुलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और दो बड़े इंस्टीट्यूशनल जाइंट में से एक पूरी तरह से एब्सेंट है, एक ने एक्सट्रीम कर दिया। अब डीआईज ने एक्सट्रीम करके 68-69% तक लेके आ चुके हैं और एफआईज एक्सट्रीम लो पे आके खड़े हुए हैं, वही 15-18 के आसपास। तो थोड़ी चर्निंग की ज़रूरत है। थोड़ा भी आप गियर घुमाएंगे तो शायद गाड़ी इधर से उधर, आपका जो जाम लगा हुआ है ये जाम खुल जाएगा आपके स्टीयरिंग का। तो थोड़ा घुमाना ऐसे होगा कि एफआईज की होल्डिंग इंडिया में बढ़े और थोड़ी सी रिटेल हल्का सा पोजीशंस में कम हो जाएं लॉन्ग साइड पे, यानी कि उनके पास रूम रहे, तो फिर बात बन सकती है। एक और पॉइंट के साथ मैं यही निपटा देता हूँ। आप सारे एसेट क्लास को ओपन करके देखते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इक्विटीज़ वालों को इक्विटी ही देखने की ज़रूरत है। आप रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टोज़, जहाँ जहाँ भी एसेट क्लास है, जो फेमस एसेट क्लास हैं, आप उन सबको चेक करना। और जहाँ आपको वैल्यू हंटिंग लगती है ना, तो वहाँ पे आप थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना। हमने 3 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल को गिरा दिया एक्यूमुलेशंस के, 2 प्रिंसिपल के साथ आज भी खड़े हैं। फर्स्ट, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। इस तरह के फॉल से डरना नहीं। ये फॉल हो सकता है, आज आपको लग रहा हो कि मैं 88 पॉइंट टूटूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेरा अपनी कैलकुलेशन डेरिवेटिव्स की बता सकती है कि आज मार्केट के अंदर कोई मेजर फॉल नहीं आने जा रहा। आप थोड़ा घबराइएगा नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, बाय राइट एंड सिट टाइट। समय है मार्केट में अच्छे शेयर पकड़ने का और बुरे शेयरों को छोड़ने का। तकलीफ बहुत होगी, मेरे जैसा आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको तो बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने ऊपर लागू कर दूँ मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पोर्टफोलियो में गलत शेयर होंगे, मेरे तो हाथ कांपेंगे उसको काटने में। लेकिन आप ब्रेव बनिए, मेरे जैसा मत बनिए, आप ब्रेव बनिए और थोड़ा सा ब्रेवरी का साइन दिखाते हुए अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रिजिड कीजिए। कई बार मुश्किल होती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन करेंगे सर, मार्केट ही है, ऐसा ही है। ठीक है, चलिए निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी बैंक पर रणनीति समझते हैं।
कल हमने देखा कि शुरुआत ढीली हुई, उसके बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का फिर से शिकार हो गया। डिम्पी, आज अब चूंकि 90 अंकों का गैप जो दिख रहा है, अच्छा कल जिन्होंने मान लीजिए अगर तेजी की होगी, क्या वो पोजीशन में बनी रहे? आप कह रहे हैं कि शायद हरा निशान भी हम देख सकते हैं बाजार में। और दूसरी चीज, ये गैप के साथ खुलना, क्या कॉन्ट्रा बाय करें या फिर अभी छोड़ दें, कुछ ना करें? कुछ ना करें, क्योंकि आज आप वो चीज़ देख रहे हो जो आपने पिछले 4-5 दिनों में या फिर 4-5 हफ्तों में नहीं देखी है। आप यूएस मार्केट्स के अंदर क्रैक देख रहे हो। आप अपने सुबह कमेंट्री के अंदर बता रहे थे कि 200 दिनों की एवरेज टूट गई है उसके अंदर। हालांकि मैंने चार्ट्स वगैरह सुबह ही बना के भेजे अपनी टीम को, उसके अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि वीकली बेसिस पर एक ड्रॉ डाउन हुआ है मार्केट्स के अंदर, यानी कि ब्रेक डाउन हो चुका है मार्केट्स के अंदर लिटिल भी। क्या हमें सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है? मेरे को लगता है यूएस के साथ सिंक्रोनाइज अभी करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस अलग ही मोड में है, हम अलग ही मोड में हैं। उसका एग्जांपल बता सकता हूँ, वो एग्रेशन में है, वो आपके यहाँ पे गोल करना चाहता है और आप गोलकीपर की तरह उस गोल को बचा रहे हो। बस, तो आप और उनमें हमारी कैसे साझेदारी हो सकती है? हमारा एग्रेशन और उनके एग्रेशन में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इस समय। वो अपनी कंट्री के लिए फर्स्ट हैं तो हम अपनी कंट्री के लिए भी फर्स्ट हैं, बट हम थोड़ा डिफेंसिव होके फर्स्ट हैं। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपनी कंट्री के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम भी अपनी कंट्री, अपनी इकोनॉमी के लिए ज़रूर सोचेंगे और सोचना भी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। लेकिन ठीक है, जो भी सिनेरियो बन रहा है, इंडिया के पास थोड़ी बार्गेनिंग पावर कम है, यूएस के पास थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो है सो है। मैं इस पे ज़रा जाऊंगा नहीं कि अभी यूएस के अंदर और क्या क्या हो सकता है। हमारा तो हिसाब से तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ होगा यूएस के अंदर इसी साल के अंदर ही। लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर अभी कोई प्रेडिक्शन या किसी तरह के पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल लेवल्स पे आ जाता हूँ। कल भी मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर बना निफ्टी के अंदर स्पेशली, वो करीब अनवाइंडिंग का प्रेशर बना, 2% का ओपन इंटरेस्ट घट गया, प्रीमियम भी घटा। प्रीमियम घटने से इच्छा शक्ति घटती है, अनवाइंडिंग होने से आपका दम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप एक पुल बैक करके आए थे, आपको नई फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। फोर्स तो क्या नहीं आती, आपके लिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स और आई हैं। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका अंत बहुत अच्छा होगा और ये भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 22,000 का लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा। ये यूएस के अंदर जो हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हुए हैं, ये क्रैक्स काफ़ी हद तक 22,000 के अंदर डिस्काउंट हो जाएंगे और इससे शायद नीचे बाज़ार को नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो यही लग रहा है। मैं आपको एक स्मार्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल देता हूँ। अभी तो हम 11 तारीख में और इस बार की सीरीज़ 27 तारीख के आसपास एक्सपायर होगी, तो एथिकली हमारे पास 17 दिन है। छुट्टी वुट्टी काट दोगे तब भी 10 ट्रेडिंग सेशंस अभी आपके पास पड़े हुए हैं। जल्दबाजी शायद अगर मार्केट अगर नहीं करे तो 22,000 का लेवल पूरी तरह से सपोर्ट की तरह काम आ सकता है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। मैं टिल मार्च तक का बता रहा हूँ आपको, और हो सकता है 22,800 को वापस टेस्ट करने के लिए पहुँच जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास सेफ जोन है और आपने इस तरह के दिक्कतें तो झेली हुई हैं। अच्छा, एक पर को एक बात बताइए, मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सबको नहीं लग रहा था कि यूएस जो कर रहा है वो एक तो ज़्यादा कर रहा है और थोड़ा अति कर रहा है, और दूसरा वो कर रहा है कि वो ठीक ही नहीं कर सकता? एक बात बताइए, आपकी दुकान है, आपकी दुकान के अंदर इस भाई साहब से भी, रमन लाल जी से भी सामान आता है और चमन लाल जी से भी सामान आता है, अशोक जी से भी सामान आता है, रमेश जी से सामान आता है, तब आपकी दुकान भरती है और आप माल बेचती हो। तभी तो आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बने हो ना बॉस। अगर भारत और चाइना नहीं होंगे तो आप वर्ल्ड की सिर्फ सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाओगे। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी तभी हो जब भारत और चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी इकॉनमी के अंदर। हमारे यहाँ का ही बच्चा जाके आपकी आईटी कंपनीज को चला रहा है, हमारे यहाँ के जाके सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज बहुत अब तो आपको फार्मास्यूटिकल्स की हेल्प कर रही है, तभी तो आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी हो। और वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी इकॉनमी हो आप, तो आपका दायित्व सबसे ज़्यादा बनता है, ना कि हंटर चलाने का दायित्व बनता है। बट एनी हाउ, जो आप करते हो आप ठीक है, आप अमेरिका फर्स्ट के लिए कर रहे हो, सो करो, मैं उस पर जाऊँगा भी नहीं। बट अभी हमें ये बात समझनी होगी कि जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें भारत की पोजीशनिंग कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यूएस और इंडिया का अपना कनेक्शन सिर्फ 3% के आसपास का है इकोनॉमी ट्रेड के हिसाब से, 3% ऑफ देगा, तो हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा असर नहीं आना चाहिए। अरविंद सेंगर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, शायद हमको और अच्छे से समझा पाएंगे। अरविंद सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, हम यही पॉइंट कह रहे थे कि हमने हिंदी में एक पॉइंट रखा कि अगर आप थोड़े थोड़े खड्डे खोदोगे तो कभी ना कभी आपका पाँव भी उस खड्डे में चला जाएगा। आप अमेरिका फर्स्ट को, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप यूएस मार्केट्स के बारे में सोच रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आप 1.5 महीने में, 2 महीने में साइन कर दोगे
और उसके बाद सोचोगे सब कुछ चंगा सी सारी सप्लाई चेन ठीक रहेगी, जैसे यूएस पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। ऐसे तो होगा नहीं सर, ये तो लेमैन भी जानता है, इसमें इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत लेमैन भी जानेगा कि आप किसी चीज को हिलाओगे तो हिलेंगी। तो सर अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया कहाँ पे खड़ा है और यूएस कहाँ पे खड़ा है? तो जहां तक यूएस का सवाल है, वो तो अभी इन लोगों ने साफ कह दिया है, ट्रंप ने भी कह दिया है और उनके जो फाइनेंस के इंचार्ज हैं स्कॉट बेसेंट ने भी कह दिया है कि इस एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट बोलते हैं, उस एडजस्टमेंट में इकोनॉमी पे असर आएगा। और उन्हें बोल दिया कि थोड़ा सा इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। और हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है, स्पष्ट तरह से नहीं कहा है, लेकिन ये तो काफी साफ उनको भी नजर आ रहा है कि इसके कारण यूएस में रिसेशन आ सकता है। तो वो लेकिन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्केट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट ये रियलाइज कर रहा है कि हमारी वैल्यूएशन तो ऐसे बनी हुई है जैसे कि यूएस कभी नीचे नहीं जाएगा। तो अब मार्केट का एडजस्टमेंट इस बात पे आ रहा है कि ट्रंप जी जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पहले 2-3 महीने में रिसेशन कर दें, इंटरेस्ट रेट्स कम करा दें, फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से उनकी सिंपलिस्टिक थिंकिंग ये बहुत ही ये सोच रहे हैं कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे और सब कंपनियां वापस यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगी। वो मेरे ख्याल से बहुत गलतफहमी उनकी है। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो यूएस मार्केट में तेजी आना बहुत मुश्किल है। आपने भारत के बारे में पूछा, भारत की स्लो डाउन जो है वो 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी। तो अब सवाल उठता है कि चाइना का मार्केट अच्छा कर रहा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट न लगाया है, यूरोप में जर्मनी और अदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी आरबीआई ने थोड़ा रेट कटिंग शुरू की है, लेकिन बाकी सब क्या गवर्नमेंट करेगी, उससे भी इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस और रिकवरी आनी है उसके कंधे पे मार्केट बढ़ेगा। उसके बिना अगर ग्रोथ इंडिया की नहीं आई तो और जगह लोग जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया की ग्रोथ रिकवर होने लगी तो इंडिया डेफिनेटली काफी गिर चुका है और इस टाइम गुंजाइश है कि इससे रिकवर होने का चांस। जी अरविंद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना और स्वदेश पर। आपसे जब बातचीत हमारी हो रही है, उसी बीच देखिए सिटी की कुछ ना रिपोर्ट आई। उन्होंने चाइना के बाजार को न्यूट्रल से ओवरवेट किया है और यूएस को ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। और ये चीजें शायद और आगे होंगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले वॉरेन बफेट का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, अल्टीमेटली जो भी टैरिफ लगाए जाएंगे तो गुड्स पर लगेंगे, वो तो महंगाई को ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो ट्रंप रुक जाएंगे या फिर अभी इनका ये जो टेरर चल रहा है पूरे इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट में, वो जारी रहेगा? ये कहना मुश्किल है क्योंकि 1 महीने पहले मैं और सब इन्वेस्टर्स और मार्केट ये सोच रहे थे कि ट्रंप जो है वो रेगुलेशंस काटेंगे, टैक्सेस काटेंगे, इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। उन्होंने तो पूरा पलट दिया ना, पासा बिल्कुल पलट दिया। और अब किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि टैरिफ्स तो अभी उनके सबसे प्यारी चीज है उनको, उनके 30-40 से वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, जब से पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो अब ये डर आ रहा है कि ये टैरिफ्स तो लगा के ही रहेंगे, और अगर लगा के ही रहेंगे तो इकोनॉमी पे बुरा असर आएगा। अगर वो मार्केट की सुनेंगे, बिजनेस वालों की सुनेंगे, इकोनॉमिस्ट की सुनेंगे, तो हो सकता है थोड़ा कम करें इतना जितना टैरिफ बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन टैरिफ्स बिल्कुल चले जाएंगे ये बहुत मुश्किल लगता है। इतना जब बात की है तो इससे कंप्लीटली रिवर्स करना तो मुश्किल लगता है। तो मेरे ख्याल से तो अनसर्टिनिटी यूएस में रहेगी। कुछ महीनों और कुछ सालों तक अनसर्टिनिटी रहेगी यूएस में और ग्लोबल ट्रेड पर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इस बीच इंडेक्स लेवल पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसमें हमने निफ्टी पर तो चर्चा कर दी थी, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कल लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में गिरावट दिखी, जिसके चलते बैंक निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। डिम्पी, इस बीच निफ्टी बैंक यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और अब कौन से लेवल्स पर अब हम नजर रखें? आशीषा, बैंक निफ्टी के बारे में बोलो इससे पहले अरविंद सर ने जो बात रखी है, एग्जैक्टली हम भी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन हम भी वैसे ही सोच रहे हैं। अरविंद सर तो खुद यूएस में बैठे ये सोच रहे हैं। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक समझ में आ रही है कि आज की जो गिरावट है, कम से कम यूएस के अंदर जो गिरावट है, वो इनडायरेक्टली भारत के फेवर में जा सकती है। और उन्होंने भी यही बात बोली कि एफआईज मूव कर सकता है और अनसर्टेनिटी यूएस मार्केट्स के अंदर रहेगी।
सर्टेनिटी अब हमारे यहाँ पे आएगी और अनसर्टेनिटी यूएस के अंदर जाएगी। अब देखते हैं क्या होगा आगे चल के। खैर, मैं आपके बैंक निफ्टी वाले क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से लेगार्ड था। पहले भी निफ्टी थोड़ा खिंच रहा था, बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो मूवर था। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि निफ्टी हरे निशान में, बैंक निफ्टी लाल निशान में जाके बंद हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली कल फिर से मार्केट्स के अंदर थोड़े क्रैक आए हैं। ये क्रैक अभी भी 48,000 को बचाने के लिए सफिशिएंट है। अगर आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये 100 पॉइंट जोड़ भी दूं इसके अंदर, तो बैंक निफ्टी किसी तरह से अपने 48,000 के लेवल को बचा सकता है। एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आईटी के अंदर जब जब दिक्कत आती है तो बैंक्स को आउट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है इंडेक्स को रिजिक करने के लिए, यानी कि उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए। तो आज बैंक निफ्टी स्लाइटली थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से दोनों एक से नीचे हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर इनमें पैसा आ सकता है, यानी कि मूवमेंट आ सकती है। दूसरा, एचडीएफसी कल बहुत ख़राब बंद नहीं हुआ, इंडसन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो अगर इंडसन को छोड़ दूं मैं, तो ज़्यादातर बैंक्स के अभी भी स्ट्रक्चर कोई ख़राब नहीं हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आज अपना दमखम ये दिखाएंगे और काम बन सकता है। एक और चीज़ मैं बैंक निफ्टी के साथ बोलता हूं, 48,000 का लेवल है, यह आज क्लोजिंग बेसिस पर चाहिए। आप हो सकता है ओपनिंग में इसको तोड़ दें, लेकिन अगर क्लोजिंग 48,000 के ऊपर हो जाती है तो डैमेज डन एंड डिस्काउंट बोथ हो जाएगा, कि जो डैमेज होना था वो हो भी गया और डिस्काउंट भी हो गया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और ध्यान रखिए, अब तो हम पर्व की तरफ जा रहे, हम तो होली की तरफ जा रहे। बहुत हो गई चिंता, बहुत हो गया शोक, बहुत हो गया निराशा और दुख। अब तो आप उत्साह उमंग के साथ इस वसंत उत्सव को मनाइए। ज़्यादा चिंता ना कीजिए। यूएस के अंदर जो हो रहा है वो अपनी प्रॉब्लम से जूझेंगे। हमें अपनी प्रॉब्लम से जूझना बहुत अच्छी तरह से आता है और ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर डीआईज ने इस बार देख के आपको दिखाया, जब 68-69% डीआईज की होल्डिंग्स आ गई हैं मार्केट्स के अंदर। एंड आई होप सो कि सारी चीज़ें बेहतर की तरफ ही बढ़ रही हैं। एक दिन के यूएस से घबराना नहीं, बल्कि उसको तो जश्न के तौर पे मनाना। जो आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है, अगर उसके बाजार के अंदर ये हालत होगी तो देखते हैं फिर क्या होगा। किरण जानी और रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण जानी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लड़ाई के मूड में तो नहीं हैं, लेकिन यूएस मार्केट्स के अंदर जो हो रहा है वो धीरे धीरे करके उसी के पास ही आ रहा है। हो सकता है हमारी जो स्पीड थी रिकवरी की थोड़ी और स्लो हो जाए, थोड़ा हम और पीछे चले जाएं, बट फाइनली हो सकता है हम ही जीतें या हम ही थोड़ा बेहतर हों। तो रचना मैम, एक बार जरा आपका टेक, आपको लगता है सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके हम 21,800 से 22,000 के बीच बीच में डिस्काउंट कर जाएंगे? यहाँ मार्केट का अच्छा बेस है, पोजीशनिंग अच्छी है, पहले भी एफर्ट्स करके ऊपर आया हुआ है। आपको लगता है 22,000 नियर बाय एक स्ट्रॉन्ग बेस है? 800 के बीच में एक हॉल्ट जरूर आ सकता है और वो हमने उसके आसपास से 22,100 के आसपास से फ्यूचर्स पे हमने पिछले 3-4 दिन में एक हॉल्ट देखा भी और दोबारा भी आ सकता है। पर ये कहना कि वहां पे फाइनली हम बेस ही बना लेंगे और वहां से बेस बना मतलब कि वहां से रिवर्सल होगा, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा कि वहां से बेस नेसेसरीली बनेगा। वहां थोड़ा कंसोलिडेशन और भी एक बार हम कर सकते हैं, एक बार और वहां से सपोर्ट ले सकते हैं एंड वहां से थोड़ी गिरावट में हॉल्ट टेम्परेरीली एक बार और आ सकता है। लेकिन जर्नी कंप्लीट तो आगे काफी लोअर जाके होनी चाहिए एंड ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे दोबारा से वो कंसोलिडेशन के खत्म होने के बाद 21,800 को तोड़ के फर्दर लोअर जाके भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि रिवर्सल के साइन बनने का अभी तक कोई आसार नहीं है चार्ट्स पे। वहां पे हॉल्ट जरूर आ सकता है इंडेक्स लेवल पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ वैशाली पारेख भी जुड़ चुके हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप अपने टॉप पिक्स बता दीजिए, आज सुबह कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर आपको लगता है खरीदारी के मौके बन रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो एक्चुअली बायस तो करेक्टिव है ही, काफी सेल स्ट्रेटजीज बन रही है, बट वन ऑफ देम इज अ बाय जो ठीक ठाक लग रहा है, वो है JSW एनर्जी। कल हमने देखा दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस ये एक स्टॉक था जो टिका हुआ था। सो आई वुड से ऑन नियर टर्म बेसिस 490 के स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। 515 to 520 का एक बाय स्ट्रेटजी बन सकता है। एंड ऑन अ सेल साइड आई थिंक BSE आप देखेंगे तो एक्चुअली बैन में आ चुका है, पर उसका बायस करेक्टिव हो चुका है, इट्स गॉन बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो। सो आई थिंक अगर इसमें सेलिंग कंटिन्यू रहा तो ये 3800 to 3750 का लेवल आ सकता है।
ठीक है, 4000 के नीचे कल बीएसई की क्लोजिंग रही है, 3750 तक ही गिर सकता है बीएसई। एक झटके में मैं कहूंगा कि 6000 के भाव हम देख रहे थे, वहां से गिरते गिरते आ गया है 4000 के नीचे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय है आपके लिए, 540 रुपए का टारगेट और 490 रुपए का स्टॉप लॉस। तो नजदीक का स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर का टारगेट है। और पावर शेयर पूरे फ्लेवर में भी है। कल हमने देखा कि बाजार में ऊपरी स्तरों से कमजोरी आई भी, लेकिन पावर पर उतना असर पड़ा नहीं और अच्छे से शेयर चले थे। बीएसई के लिए जो टारगेट होगा 3800 रुपए का और स्टॉप लॉस 4130 रुपए का। तो एक बाय एक सेल हो गया वैशाली जी की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके लिस्ट में कौन से शेयर है मैम? गुड मॉर्निंग। और मेरी लिस्ट में रहेंगे तो स्टॉक्स सेलिंग साइड पे ही, पर इतना जरूर कहूंगी कि कल क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट आई थी सेकंड हाफ में, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अगर बात करें, और मेरे स्टॉक्स जो आज के वो वहीं से हैं, तो इसलिए एक माइनर कंसोलिडेशन इंट्राडे में होना चाहिए और उस इंट्राडे कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग करेंगे तो बेटर रहेगा, इतना जरूर कहूंगी। बट नेवरदलेस हम शॉर्ट साइड पे रहेंगे और मेरे दो स्टॉक्स हैं शॉर्ट साइड के लिए। वन इज आरती इंडस्ट्रीज, जिसके फ्यूचर्स को सेल करेंगे, और दूसरा इज कल्याण ज्वेलर्स, अगेन जिसके फ्यूचर्स को सेल करेंगे। कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग करेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज में एसएल होना चाहिए करीब 400 पे एंड डाउनसाइड पे टारगेट रहेगा 380 का। एंड कल्याण ज्वेलर्स पे जो सेल देंगे उसमें एसएल रहेगा 420 का और डाउनसाइड पे टारगेट रहेगा 396 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 385। ठीक है, सबके एनालिस्ट के जितने जितने शेयर्स हैं सबके सब हम नोटिस करवा रहे हैं आपको, बकायदा ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए भी आप वो लेवल्स नोटिस कर रहे होंगे, शेयर भी नोटिस कर रहे हैं। किरण सर आप अपने सौदे भी बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली थोड़ा वीक है, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स है, थोड़ा डिफेंसिव प्ले करना चाहिए। तो हमारी तरफ से दो स्टॉक रहेंगे जो बाई तरफ है। पहला रहेगा एशियन पेंट। कल की गिरावट में हमने देखा कि एशियन पेंट में काफी एक अच्छे नीचे के लेवल से उन्होंने होल्ड किया था काउंटर ने। अगर आप देखोगे तो 2200 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और लास्ट 3 दिन से जिस तरह से स्टॉक घूम रहा है, स्टॉक अपनी 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अरसे के बाद आया है। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट के ऊपर में ध्यान देना रहेगा। ये गिरावट के अंदर 2260 2270 के बीच में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1 से 2 दिन में 2320 तक के टारगेट हम एशियन पेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 2250 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो एशियन पेंट हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा गुजरात फ्लोरोकेम। अगर आप गुजरात फ्लोरोकेम का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर काफी टाइम से 200 दिन और अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। कल की गिरावट में भी हमने देखा कि आउट परफॉर्म स्टॉक था ये। अपना मोमेंटम इंडिकेटर में भी आप देखोगे तो बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गुजरात फ्लोरोकेम के ऊपर हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 3800 के आसपास इस गिरावट में आप बाई कीजिए। 3900 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 3770 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो एशियन पेंट एंड गुजरात फ्लोरोकेम आज के हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। गुजरात फ्लोरो पर खरीदारी की राय 3900 के टारगेट के साथ 3770 का स्टॉप लॉस दिया है किरण जी ने। और इसी के साथ पेंट सेक्टर से एशियन पेंट्स पर भी खरीदारी की राय 2250 के स्टॉप लॉस के साथ 2320 का लक्ष्य यहां पर उन्होंने दिया है। कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे और उसमें से एक होगा इंडसइंड बैंक। याद रखें कल के सत्र में भी 4% फिसल कर बंद हुआ था और कल खबर निकल कर आई थी कि कंपनी के एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है मार्च 2026 तक। ये भी एक नेगेटिव खबर थी। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन केवल 1 साल का मिला था। लेकिन आज इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली है। किस तरह की गड़बड़ी मिली है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए अब हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताएं पूरी डिटेल्स क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा। जी हाँ, सूत्र यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरा मामला है इंडसइंड बैंक का उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है तो वो एक थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लिया जाएगा और ऐसा तय नहीं है कि एक्शन लिया जाएगा भी कि नहीं। ये पूरा रिपोर्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि बैंक ने एक्सटर्नल एजेंसी हायर की है और वो जो एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट है वो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में पूरी हो सकती है। लेकिन ये जो पूरा मामला है सुमंत कथपालिया को सिर्फ 1 ईयर एक्सटेंशन देने का, वो इस मामले से लिंक्ड हो सकता है डेरिवेटिव इशू के मामले से, क्योंकि जो रिजर्व बैंक को जानकारी है वो ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले भेजी जा चुकी है और ये जो एक्सटेंशन है उसके बाद आया है। इनफैक्ट सुमंत कथपालिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी लीडरशिप से
अनकंफर्टेबल है और इसीलिए उन्हें सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला। हालांकि जो बिजनेस एज यूजुअल है उस पर वो किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं मानते हैं, लेकिन बैंक प्रक्रिया शुरू करेगा सक्सेशन प्लानिंग की। जो अगला लीडर कौन होगा वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और क्या वो खुद भी कंसिडर किए जाएंगे, ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब अब कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक कोई भी अगर एक्शन लेने वाला है इंडसइंड बैंक पे, वो जांच पूरी होने के बाद ले सकता है। अंकुर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंडसइंड बैंक पर आज भारी गिरावट हो सकती है। याद रखें, कल 4% फिसला था और पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो करीब 9% स्टॉक ऑलरेडी फिसल चुका है और उसके बाद आज एक नेगेटिव खबर फिर एक बार निकल कर आई है। लेकिन टेक्निकल पोजीशनिंग कैसी है इस स्टॉक की, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, 900 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ और आज भी गिरावट के साथ शुरू हो सकता है। ऐसे में अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? आई थिंक एग्जिट करने की ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज द वे कल से जब हमने देखा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है एंड इट्स सस्टेनिंग राइट देयर। तो अभी मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, तो यहाँ पे इमीडिएट लेवल्स 850 830 भी देख सकते हैं। सो आई थिंक इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, एग्जिट करने की ट्राई करना चाहिए बैंक पर। लेकिन इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स होंगे जो आज के सत्र में फोकस में रहेंगे? इंडसइंड बैंक की तो हमने चर्चा की, लेकिन कई सारे ऑर्डर विन्स आज निकल कर आए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है ये बताने के लिए रविंदर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शरद, सबसे पहले बताएं, कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले ओएमसी स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन जो है देखने मिल सकता है। यहाँ पे याद रखिए, कोई प्रोविज़न जो है एलपीजी सब्सिडी के लिए वित्त साल 2025 के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। जो सेकंड सप्लीमेंट होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स को जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोविज़न नहीं बना है। ऑयल मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया था कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए जो है उनको मिलना चाहिए था एलपीजी सब्सिडी के लिए एज अ कॉम्पनसेशन फॉर FY25। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं इनका भी मानना था कि ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस तो गिरे ही हैं जो एमसीज के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीरेटिंग ट्रिगर था कि एलपीजी की सब्सिडी आएगी। अब वो नहीं आ रही तो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है कि ऑलरेडी स्टॉक्स इस न्यूज़ पे चल चुके हैं। आईटी स्टॉक्स हमारा दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, क्योंकि जो सबसे बड़ा टेक इंडेक्स होता है नास्डैक, वो 100 जो 100 इंडेक्स है वो 4% गिर गया है। उसके लोएस्ट लेवल्स देखे गए सितंबर 2022 के लेवल्स पे। तो आज आईटी स्टॉक्स पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एचईजी की बात करें तो उनकी एसोसिएट कंपनी में 500 करोड़ की फंड रेज होने वाली है और जो फंड रेज का जो लीड कर रही है राउंड वो है सिंगुलैरिटी एएमसी। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मधु केला रिलेटेड एंटिटी है और ये मधु केला जी जो है बाजार के बड़े दिग्गज निवेशक हैं। अशोक बिल्डकॉइन बात करें तो यहाँ पे कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के साथ। 300 करोड़ का ये ऑर्डर है। सिंजीन इंटरनेशनल इंटरेस्टिंगली अपना पहला यूएस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है एंटीबॉडीज़ के लिए, जहाँ पे $56 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ऑफकोर्स यूएस अपने जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके देश में अगर फैक्ट्रीज लगते हैं तो उनको और बेनिफिट्स मिलेगा। तो नेट पॉजिटिव रहेगा सिंजीन को इस खराब मार्केट में भी। बीएल की बात करें तो ऑर्डर लगभग 840 करोड़ का आया है इनको। टोटल क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ छू चुका है। नवीन फ्लोराइन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एचएफसी प्लांट जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्लांट है सूरत में, वो जो है कमर्शियलाइज शुरू हो गई है। मैक्स लाइफ की बात करें तो एनक्लैट ने जो है डिसमिस कर दिया आईडिया की प्ली कुछ एमलगमेशंस ऑफ फर्म्स पे, और नेट जो उनकी अलग सब्सिडरी है मैक्स लाइफ, उसकी लिस्टिंग को लेके पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। और आखिर में आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे एनसीएलटी ने सारे अपील्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के खारिज कर दिए हैं, जहाँ पे वो अपोज कर रहे थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग को लेके। अब जो है आईसीआईसीआई बैंक के लिए पॉजिटिव हो जाता है ताकि आगे जाते हुए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग में कोई बाधा ना हो। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपको नज़र में रखनी चाहिए, जो खबरों वाले शेयर्स हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे रविंदर ज़रा हमें आप बताएंगे कि ओवरऑल जो ब्रोकरेजेस है, एक तो बहुत सारा इंडसइंड बैंक पे पूरी चर्चा हो रही है तो उस पर बाजार की पूरी नज़र है, तो ब्रोकरेजेस क्या इम्पैक्ट देते हैं उस पर, और भी कोई कंपनीज के ब्रोकरेजेस बताएं।
जी, ऐसे 2-3 ब्रोकरेजेस हैं जैसे कि आपने बोला इंडसइंड बैंक और मैरिको भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जहाँ पर नुवामा ने जो है इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने डाउनग्रेड किया स्टॉक को रेड्यूस पर, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दिया था, और टारगेट प्राइस जो है 1115 से घटाकर 750 पे रखा है। उनका कहना है कि जो इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड के मार्कडाउन के चलते बैंक का जो नेट वर्थ है उसमें 2.35% की नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ और भी कुछ रेड फ्लैग है बैंक के लिए, जैसे कि Q3 में जो है CFO ने रिज़ाइन किया था, और जैसे कि कल जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जो CEO का जो एक्सटेंशन है वो 1 साल के लिए ही किया था, लेकिन स्ट्रीट जो है 3 साल के लिए जो है एस्टिमेट कर रहा था, जिसके चलते कल भी स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने को मिली। और जो उनका मानना है कि जो बैंक का क्रेडिटेबिलिटी और अर्निंग्स में भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ IIFL ने भी जो है रिपोर्ट निकाली है इंडसइंड बैंक पर, और उन्होंने जो है एड रेटिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस जो उन्होंने 970 से घटाकर 910 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो डेरिवेटिव अकाउंटिंग में डिस्पेंसरीज के चलते बैंक का जो नेटवर्थ है उसमें 2.35% की जो है रिड्यूस देखने को मिल सकता है, जिसके चलते बैंक का जो PNL है उसमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है और बैंक जो है Q4 में लॉस रिपोर्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ और भी कुछ एडिशनल चैलेंजेस है, जैसे कि जो MFI का जो स्लिपेजेस है उसमें राइज देखने को मिल सकता है क्वार्टर बेसिस पर, और जो बैंक का निम्स है उसमें वो श्रिंक आगे चल के और भी श्रिंक हो सकता है Q4 में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है मैरिको, जहाँ पर एंटिक ने रिपोर्ट निकाली मैरिको पर, और उन्होंने मेंटेन रखा बाय रेटिंग, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 800 से घटाकर 720 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो करंट चैलेंजिंग डिमांड इन्वायरमेंट के चलते कंपनी जो है वेल प्लेस है, और जो सेल्स में जो डिक्लाइन देखने को मिल रही थी वो बॉटम आउट देखने को मिल सकता है, और FY26 में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि जो मॉडरेशन है कोबरा प्राइसेस में अप्रैल और जून 2025 में, वो लीड कर सकता है ड्रॉप इन प्रोडक्ट प्राइस और रिकवरी इन वॉल्यूम ग्रोथ पे। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर और शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शरद ने 2 स्टॉक्स पर चर्चा की थी जो ऑर्डर विन के दम पर आज फोकस में रहेंगे। एक था अशोका बिल्डकॉन, 312 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से, और इसी के साथ BEL, यहाँ पर 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 14,500 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस साल अब तक मिले हैं। तो दोनों स्टॉक पर राय ले लेते हैं। रचना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अशोका बिल्डकॉन और BEL, आज तो पॉजिटिव खबर है, लेकिन टेक्निकल सेटअप इन दोनों स्टॉक्स का कैसा है? जी आज पॉजिटिव खबर है, वो सही बात है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो डिस्टर्ब है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए किसी भी लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करने से पहले। और जहां तक BEL की बात है, 3272 के करीब हम बैठे हैं अभी BEL में, और यहाँ पे एक अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं आप ऑन द लॉन्ग साइड, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 267 पे होना चाहिए। भाव के हिसाब से ये भी कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रखना पड़ेगा। 267 अगर होल्ड कर गया तो फिर भी चांसेस है कि ये काउंटर 290-91 तक हमें जाते हुए दिखाई दे, बट दिस विल रिमेन अगेन ट्रेड फॉर वेरी एग्रेसिव पीपल ओनली, क्योंकि इसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इसके साथ में नहीं है। और अशोक बिल्डकॉन के लेवल्स फिलहाल करीब 179 पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर 177 होल्ड कर गया तो फिर भी ये काउंटर 190-200 की तरफ जाते हुए हमें शायद दिख सकता है, पर 177 का छोटा सा और नजदीक वाला स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। इन एनी केस अगर 177 टूटा तो फिर ये काउंटर भी दोबारा अपने रिसेंट लोज विच इज 170 उसकी तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। इसलिए अगर लॉन्ग कर रहे तो बहुत कॉशन के साथ और स्ट्रिक्ट SL के साथ ही करें। अशोका बिल्डकॉन और BEL ऑर्डर विन्स के दम पर स्टॉक आज फोकस में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट आज कमजोर है तो शायद पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखेगा। लेकिन इंडसइंड बैंक की तो हमने चर्चा की, इसके अलावा कई सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर कल भारी गिरावट दिखी थी। इंडियन बैंक की बात करें तो 4.5% फिसल कर बंद हुआ। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे सभी स्टॉक्स में 3.5 से 4% की गिरावट कल दिखी। किरण जी, क्या राय होगी आपकी इन स्टॉक्स पर, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक? तो ओवरऑल जिस तरह से हम सेंट्रल बैंक का चार्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं DP चार्ट के ऊपर
एक जो हमने देखा था कि नीचे के लेवल से बाइंग आया था, लेकिन कल 2.17 में वापस वो फिसल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर भी जिस तरह से न्यूट्रल जोन के अंदर अभी तक नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो जो पीएसयू बैंक है, जो छोटी पीएसयू बैंक है, उसके अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप पीएसयू बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहां पे भी हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नो डाउट छोटी पीएसयू बैंकों के सामने जो बड़ी पीएसयू बैंक है लाइक एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो छोटी पीएसयू बैंक में थोड़ा वेट एंड वॉच या तो अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को पीएसयू बैंक के अंदर ध्यान ही रखना है तो मेरे हिसाब से एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा लुक्स वेरी प्रेफरेबल। ये हम अलग अलग स्टॉक्स एक्सपर्ट से, जरा टेक्निकल एक्सपर्ट से आइडिया ले रहे हैं, और इस बीच विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फंडामेंटली सारी चीज़ों को देखते हैं। विवेक जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। यूएस के अंदर थोड़ी गिरावट आई है, काफ़ी सारे लोग थोड़ा प्रीमेच्योर होकर बोल रहे हैं कि यूएस के अंदर भी अब अच्छे दिन गए, अब उनके भी थोड़े दिन खराब आएंगे। उनको भी पता लगे कि बाजार जब गिरता है, इन्वेस्टर्स का पैसा गिरता है, तो फिर कैसे दुख होता है। अब रेसिप्रोकल टैक्स की बात से शुरू कर रहा हूँ मैं सर, जरा मेरे को बताइएगा सर, यूएस कहाँ पे खड़ा है और कैसे देखना है। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, बोलते हैं ना कि आप अगर कीचड़ में कूदोगे तो कीचड़ तो आपको भी लगना ही लगना है, तो उससे तो आप एस्केप हो नहीं सकते। और ये सारा मुझे लगता है कि 3 या 6 महीने के अंदर सेटल हो जाएगा। जब और एक और चीज मान के चलिए कि जो ट्रम्प साहब है वो एकदम हार्डकोर बिजनेसमैन है। उनको जैसे ही लगेगा ना कि ये यूएस बाजार को भी खराब कर रहा है, वो कई चीजें ओवरनाइट रिवर्सल भी दे देंगे आपको। तो ये अब एक इक्विलिब्रियम के लिए हमको वेट करना पड़ेगा मुझे लगता है, और डेफिनेटली ये यूएस को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, जो लीडरशिप रोल यूएस ले रहा है, काफी टैक्सेस दुनिया भर में कम हुए हैं। इंडिया ने भी काफी टैक्सेस कम करने के लिए मतलब मंजूरी दे दी है, या फिर अग्री कर रहे हैं वो लोग। जो जो 150% थे वो 125 हो गए या 100% हो गए टैरिफ रेट जो इंडिया में थे। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट आपको करीबन अगले 6 महीने में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यूएस में करेक्शन बहुत ओवरड्यू है। इनफैक्ट यूएस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी अगर आप देखो आज के दिन, तो मुझे लगता है कि अगर यूएस 50% भी करेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, उतना करेक्शन होता तो हम लोग डूब जाएंगे, ये बात पक्की है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन ओवरड्यू यूएस में होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 10% करेक्शन होता है तो थोड़ा सा उधर क्या बोलते हैं वो जो तेजी है, स्पीड है, उसमें ट्रम्प साहब थोड़ी सी संयम बरतेंगे, ये मुझे लग रहा है। तो अब क्या एग्जैक्टली होगा, ये तो देखिए ट्रम्प साहब के दिमाग में घुस के कोई नहीं पढ़ सकता है, ये हमसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि एज ए बिजनेसमैन वो थोड़ा सा वापस सेंस दिखाएंगे अगर बाजार थोड़ा सा और यहाँ से टूटता है तो वेट करिए। मुझे लगता है कि 6 महीने आपको 6 महीने में सब कुछ सेटल हो जाएगा। ठीक है, डन। ये इंडसइंड बैंक की स्टोरी आपने जानी होगी, देखी होगी सर, रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। कईयों ने टारगेट सेट किया, कईयों ने कुछ रिड्यूस किया, कईयों ने होल्ड किया। एक बार इंडसइंड वाली सारी रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी है ना, सब दिखा देना। और एक बार आपका भी टेक चाहिए इस पे विवेक जी। अगर आप एज एन इन्वेस्टर होते तो आप क्या करते? एनालिस्ट भूल जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ। देखिए, एज ए इन्वेस्टर अगर इंडसइंड बैंक आपको 750, 800 उस रेंज में, जो बहुत दूर नहीं है, 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है इंडसइंड बैंक के लिए अगर टूटना हो तो अगर 800 के आजू बाजू आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से एज ए इन्वेस्टर आपको लॉन्गर टर्म के लिए इसमें देखना चाहिए। एक दो कारण है। देखिए, आई थिंक 2 या 4 शो पहले अपनी बात हो रही थी, तब मैंने कहा था कि जो एमएफआई में लोन एनपीएस है वो ऑलमोस्ट, एक न्यूज रिपोर्ट भी आई थी इसके बारे में, करीबन 50,000 55,000 करोड़ है। और कल जब मैं कविता के साथ शो कर रहा था, मैंने यही कहा था कि जो एमएफआई वगैरह है, छोटे एनबीएफसी है, उनको अवॉइड करना चाहिए जहां पे एक्सपोजर एमएफआई का है। इंडसइंड बैंक का भी है, एक्सिस का भी है, कई बैंक्स का इसमें एक्सपोजर है, उसके कारण स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी टूट चुके हैं। लेकिन जो ओवरऑल स्कीम होता है ना, मतलब जो एक सिंगल स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी है, उसमें थोड़ा सा भी एनपीए आपको बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन उन कंपनीज का बहुत छोटा होता है। लेकिन इंडसइंड बैंक में अगर 70,000 करोड़ मार्केट कैप में आपका अगर 1.5 या 1,000 करोड़ का कोई इशू आता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इसमें आपको नेगेटिविटी दिखानी चाहिए। और अगर 800 रुपये आता है तो बहुत अच्छा करेक्शन होगा, और लॉन्गर टर्म के लिए ये वापस आपको सुधरते हुए दिखेगा।
आरबीआई कोविड के बाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन दिया था, उसके कारण ये एनपीएस बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो स्ट्रिक्टनेस वापस आ रहा है सिस्टम में, यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी होगी। 50-1,000 करोड़ है आज भी एनपीएस, ये सबको मालूम है। तो ये सारा का सारा न्यूज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन डिम्पी जी। मुझे लगता नहीं है कि कोई क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द ब्लू कोई नया शॉक आने वाला है, वैसा नहीं लग रहा है। तो 1,500 करोड़ का जो भी इंडस्ट्री में कल बोला है, मेरे हिसाब से 800 में अगर आता है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली बन के इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है, डन। कुछ फटाफट से मैं शेयर्स ले लेता हूं, टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारी वेट कर रहे हैं। रचना मैम आपसे कर रहा हूं शुरू, जरा 2 शेयर बैक टू बैक आपसे। पॉलिसी बाजार कल की क्लोजिंग ठीक रही है, एक बार जरा चेक करोगे, 1427 पे है, पीबी फिनटेक के नाम से मिलेगा पॉलिसी बाजार। एक बार जरा देखना इसमें आज कोई काम करना है कि नहीं करना, छोड़ दे। जी, कल ये सब कंपनीज में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फॉल आई थी। और अगर आज का जो प्राइस एक्शन देखे, फिलहाल 1425 के करीब बैठे हुए हैं हम। हालांकि इस पर्टिकुलर काउंट ने तो फिर भी अपने आप को काफी संभाला है। 1425 के करीब हम बैठे हैं। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट करते हैं तो दोबारा थोड़ी दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इस मॉर्निंग में अच्छा नहीं है। पर अगर आप शॉर्ट करने की अटेम्प्ट करते हैं तो कल की ओपनिंग को अगर ये मार्केट तोड़ता है, करीब करीब 1390 को अगर तोड़ता है, तो फिर ये 1360 एंड 50 की तरफ जाने के लिए मल्टीपल डेज के लिए रेडी हो जाएगा। तो वहां पे एक मल्टीपल डेज के हिसाब से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर लॉन्ग आपको करना है तो आई थिंक यू विल हैव टू वेट एंड सी द सेंटीमेंट ऑफ द ओवरऑल मार्केट सेटल डाउन आफ्टर द ओपन, और उस टाइम पे हम लॉन्ग इसमें प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 1400 के ऊपर तब तक बना रहेगा तो। ठीक है रचना मैम, एक छोटा सा आंसर और चाहिए टॉरेंट पावर के रिगार्डिंग, इसको आज प्लस करें कि नहीं करें? टॉरेंट पावर जरा जल्दी से बता दीजिएगा। जी, टॉरेंट पावर जहां तक बात है, यहाँ पे करंट प्राइस एक्शन में कल तो ऊपरी लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी इन द सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे अगर लॉन्ग करना है तो 1350 के करीब है ये। अगर ये 1330 होल्ड करेगा तो दोबारा 1390 की तरफ जाते हुए हमें नजर आ सकता है, और इस चीज के अगेन प्ले आउट होने के चांसेस बड़े वीक रहेंगे ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए। किरण जी, एक सवाल जल्दी से आपसे भी, HUL आप आज प्लस करोगे कि नहीं करोगे? HUL तो जिस तरह से हमने एशियन पेंट के लिए बात की, कहीं ना कहीं डिफेंसिव स्टॉक्स जो है वो आज मार्केट को हेल्प करेंगे। सिमिलर वे एचयूएल का भी अगर हम चार्ट देखें तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जरूर यहाँ पे बना हुआ है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सर रुकिए सर, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके सर बाद मैं एचयूएल की ही बात कर रहा हूँ कि जैसे एशियन पेंट हमने डिस्कस किया कि डिफेंसिव अच्छा, मैं एशियन पेंट से आपने शुरू किया ना, मेरे को लगा कि आप कहीं गलत ना जा रहे हो। नहीं, ओके। सो बेसिकली जैसे आज हम सुबह से ही डिफेंसिव बेट के लिए बात कर रहे हैं कि जब भी मार्केट में गैप डाउन होता है तो जो भी हमारे डिफेंसिव स्टॉक्स है जैसे एशियन पेंट हो गया, एचयूएल हो गया, वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही किसी गिरावट के अंदर एचयूएल हमें मिले नीचे में 2240 2230 के आसपास, तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। काफी लंबे समय के बाद हमने देखा है कि एचयूएल में पूरा एक साल निकल गया है, कोई रिटर्न नहीं हुआ है, तो एक वो रिटर्न के टेलविंड्स है, तो डेफिनेटली एचयूएल में गिरावट में बाई करना चाहिए। 2200 का एक हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 2200 ब्रेक नहीं किया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, जहां पे 2350 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी एचयूएल लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है वैशाली मैम, 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपसे भी। एक पूना वाला फिनकॉप आप चेक करेंगे, पूना वाला 285 रुपये का शेयर है, कल भी क्लोजिंग ठीक हुई है, खराब नहीं थी इसकी, पूना वाला की एक बार जरा चेक कर लीजिए प्लीज। तो एक्चुअली बाउंस बैक जरूर आया है, पर अभी देखना है कि कल का हाई क्रॉस कर रहा है कि नहीं, बिकॉज इफ इट डजंट और कल का लो तोड़ रहा है तो फिर आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ न्यू साउंड ऑफ सेलिंग, और 280 278 तक दोबारा जा सकता है इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से। एक शॉर्ट और चेक कर लो डिक्सन, और कितना टूटेगा? कल 6% पिटाई हुई है इसकी डिक्सन विशाली मैम, और कितना जाएगा नीचे डिक्सन? सो आई थिंक डिक्सन ऑल्सो फिलहाल काफी टूट चुका है जरूर, बट आई थिंक न्यू राउंड ऑफ सेलिंग भी शुरू हुई है। सो अगर ये 13,000 लेवल्स को तोड़ रहा है तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर 12,800 12,500 लेवल्स।
ओ ठीक है, डन। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। संकेत काफी नेगेटिव दिख रहे हैं। हालांकि एशियाई बाजारों में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी करीब 90 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। कुछ और शेयरों पर जरा फटाफट व्यू लेते हैं, और खासतौर से वो शेयर जिनको लेकर न्यूज आई है। बीएल हमारी हेडलाइन का पार्ट भी था, और हम देख रहे थे कि कल पावर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे वहां पर अच्छा एक्शन है। बीएल पावर का और डिफेंस का मिला जुला भी प्ले आप कह सकते हैं इसको। एक व्यू चाहिए आपसे इस पर वैशाली जी, बीएल को कैसे आप देख रही हैं? खबर आज भी अच्छी है, इनको बढ़िया ऑर्डर मिला है, कितना चल सकता है शेयर ये मैम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएल एज अ डिस्क्लेमर हमने 245 लेवल से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। एंड एक्चुअली अब देखा जाए तो ये ट्रेंड कंपेयर टू ऑल दी अदर स्टॉक्स एक ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है। सो नाउ नियर टर्म की बात करें बिकॉज ऑफ ऑर्डर, आई थिंक मेरे हिसाब से दिस इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, बट फिर भी टेक्निकली अगर हम बात करें तो नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 260 और 290 का एक टफ रेजिस्टेंस है। सो फिलहाल अगर मार्केट इसको ये पॉजिटिव न्यूज को रिएक्ट करता है तो 290 इज अ लेवल टू वॉच, वहां पे एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है, एंड 260 इज द सपोर्ट लेवल। ठीक है, बीएल के लिए वेट एंड वॉच की सलाह है। सिंजीन का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। अमेरिका में $56 मिलियन में ये एक प्लांट अक्वायर कर रही है कंपनी सिंजीन। इस पर रचना जी आपसे व्यू चाहिए। कल ठीक ठाक क्लोजिंग, मतलब ऊपर ही बंद हुआ, 0.5% की ही तेजी रही है। आगे आप चाल कैसी देख रही हैं इसमें? जी, सिंजीन जब तक 670 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे चांसेस है कि ये काउंटर 700 की तरफ जा सके। 670 का होल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंजीन को लेकर ये व्यू। केमिकल स्टॉक्स में विवेक जी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाइंग आ रही है, और कभी कभी बड़ी बाइंग भी आ रही है। नवीन फ्लोरीन पर फोकस रहेगा, क्योंकि सूरत में नए प्लांट में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, कामकाज वहां पर शुरू हो गया है। जरा इस सेक्टर पर भी व्यू दीजिएगा, और नवीन फ्लोरीन पर भी पर्टिकुलर आपसे राय चाहिए एक। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है इसमें आपको लीस्ट करेक्शन अभी तक का देखने को मिला है। मतलब करीबन 4,200 हाई था नवीन का, आज भी ये 4,000 के आजू बाजू चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए, अब यूएस के कारण अगर कोई भी करेक्शन आता है तो ये सेक्टर थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप अगर इंडस्ट्री का वैल्यूएशन देखो तो करीबन 30-31 के पी के बीच में रहेगा, और नवीन का ऑलमोस्ट अगर इफ आई एम राइट करीबन 70 या 75 के ऊपर रहेगा। तो काफी स्टॉक रन अप दिखा चुका है। मुझे लगता है कि एक करेक्शन यहाँ पे भी ड्यू होना चाहिए। और आज के दिन क्या होता है कि अगर वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं, काफी सेक्टर सस्ते हैं, तो अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये चाहूंगा कि जो सेक्टर में ज्यादा करेक्शन आया है उस सेक्टर में मैं जाके निवेश करूं, ना कि जो सेक्टर में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। तो ये एक सेक्टर रोटेशन के कारण कभी ना कभी केमिकल्स और जो गैस कंपनीज हैं यहाँ पे भी आपको ये कंपनी शिकार होते हुए दिखेगी। तो थोड़ा सा सावधान रहना है। वैल्यूएशन वाइज मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ आज के दिन भी। तो मतलब एटलीस्ट 15-18 या 20% करेक्शन आए तो ये इंटरेस्टिंग लगे, तब तक थोड़ा सा महंगा है। 20% करेक्शन के लिए तो लंबा वेट करना पड़ सकता है अभी। ठीक है, नवीन फ्लोरीन को लेकर ये व्यू। एचईजी का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। ग्रेफाइट वाली कंपनी है ये। बोर्ड से 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी मिली है एचईजी को, और इसमें मधुकेला की कंपनी, उनके कुछ एफिलिएट्स हैं, सिंगुलैरिटी, वो इसमें निवेश करने वाली है, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। किरण जी आपसे जानना चाहेंगे एचईजी। हालांकि देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि चला बहुत है पिछले 3-4 सत्र में। उसके बाद बताइए, क्या आपको रनअप और इसमें आगे खिंचता हुआ दिख रहा है शेयर में? सो एचजी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 365 के आसपास दिख रहा है। काउंटर अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी लंबे समय के बाद गया है। सो नो डाउट आपने जैसे बताया 3-4 सत्रों में जो 350 वाला स्टॉक 390 आ चुका है, और जिस तरह से मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग भी होने वाले हैं, तो जरा चांसेस कि हम 370-360 के आसपास स्टॉक को पाए। अगर आपको 370-360 के जोन में मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग
लॉन्ग करना चाहिए 340 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 360-70 के बीच में बाय करते हो, 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो और अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म में वी कैन एक्सपेक्ट 400 प्लस टारगेट ऑल्सो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। ये गैप डाउन गिरावट में हमें डेफिनेटली 370-360 के बीच में एचईजी लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, एचईजी को लेकर ये व्यू। डिक्सन को लेकर आपसे व्यू चाहिए वैशाली जी। कल हमने तेज गिरावट देखी है डिक्सन के शेयर में और वो कुछ क्रूशियल डीएमएस के नीचे ये शेयर चला गया है। 19,000 से गिरते 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 देखिए 13,000 के मुहाने पर आकर खड़ा है। कल 6% की गिरावट क्या और बढ़ती है आप देख रही हैं शेयर में? और मान लीजिए जिन्होंने अभी भी होल्ड किया है उनको आप सलाह क्या देंगी? आई वुड से यस, इसमें सेलिंग दिख रहा है। आई थिंक 13,000 का जो सपोर्ट अगर टूट रहा है तो 12,800 12,500 के लेवल्स भी आ सकता है। सो आई थिंक फॉर ट्रेडर्स तो ब्याज भी है, निकल ही जाना चाहिए एंड वेट फॉर अ सपोर्ट लेवल। चीज में से निकलने की राय इस वक्त ईएमएस कैटेगरी के स्टॉक्स में भी इस वक्त जो है कमजोरी का रुझान। अब सेल साइड की स्ट्रैटेजीज यहां पर बनती हुई ऑलमोस्ट 2% तक की गिरावट के साथ प्री ओपन में यहां पर इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है डेवलप होते हुए कमजोरी के साइंस, और कमजोरी के साइंस हर तरफ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय बाजार इतना करेक्ट हो चुके हैं, अब अमेरिकी बाजार में मंदी की चिंताएं, मंदी का कह सकते हैं बड़ी चिंता एक तरह से साबित होती हुई सामने आती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय बाजार जो इतना करेक्ट हो चुके हैं, इस चिंता का प्रभाव भारतीय बाजार पर कितना पड़ेगा या नहीं, बड़ा सवाल। कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त अगर आप प्री ओपन भी देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 अंकों की कमजोरी के साइंस के साथ शुरुआत होती हुई इम्प्लाइड हमने देखी थी। एशियाई बाजार की कमजोरी, अमेरिकी बाजार में कोहराम और इस वक्त 22,300 के इर्द गिर्द या 22,300 के भी नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ निफ्टी कमजोरी के साइंस, और इस कमजोरी में 5 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए की भी ओपनिंग होती हुई 87 रुपए और 37 पैसे पर करेंसी की ओपनिंग। फिर से एक और कमजोर शुरुआत। पिछला हफ्ता जो है वो ट्रेंडिंग था, पिछले हफ्ते का सेकेंड हाफ जो है वो मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ भारतीय बाजार के लिए उम्मीद की किरण जरूर जगी, लेकिन कल से नए हफ्ते की जैसे ही शुरुआत हुई फिर से ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो कि कमजोर हुए, गड़बड़ाए, उसका एक इंपैक्ट है जो कि भारतीय बाजार पर बिल्कुल पड़ना शुरू हुआ है। ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन की छुट्टी भी मिलने वाली इस हफ्ते में, लेकिन शुरुआत कमजोर होती हुई इस हफ्ते की। इस बीच गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स पर एक राय जरूर होनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और किरण जी गुड मॉर्निंग, आपसे एक राय जरूर जानना चाहेंगे बिकॉज गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां पिछले दिनों फोकस रेडार पर थी, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थी। माना कि इस वक्त भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स भी कमजोर हैं, कंसर्न्स ढेर सारे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए हो सकता है कि दूर रहना है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके उनके लिए गोल्ड फाइनेंसिंग पर राय क्या होगी? सो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी में अगर आप देखो तो मुथूट फाइनेंस ने तो काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए थे। नो डाउट 2300 से करेक्शंस जो आया है नीचे में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2100 का। तो जैसे आपने बताया नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड रखे 2100 का एक स्टॉप लॉस। अगर 2100 ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है यहाँ पे हमें कोई गिरावट देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं चांसेस आर वेरी लेस कि यहाँ पे कोई करेक्शन आए, लेकिन फिर भी 2100 के स्टॉप लॉस के साथ हमें मुथूट फाइनेंस होल्ड रखना चाहिए। मनप्पुरम की बात करें तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पे एक बार ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 200 के लेवल के आसपास कोई भी ओपनिंग अगर होती है या तो आज की गिरावट में हमें अवेलेबल होता है 200 के आसपास तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। और एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 194 जहाँ पे 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मनप्पुरम लुक्स फेवरेबल। 194 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए मनप्पुरम बाय करना चाहिए। रिवॉर्ड रेशियो को मद्देनजर रखते हुए दोनों में से मनप्पुरम फाइनेंस में इस वक्त खरीदारी के मौके हो सकते हैं। कंसर्न और कॉशियस अप्रोच बिल्कुल रखना है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस वक्त, लेकिन ये महज सेंटिमेंट्स और साथी खबरों के दम पर जो एक्शन रिएक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं इस पर हम लगातार हमारे एक्सपर्ट से टेक ले रहे हैं। इस बीच 7 फरवरी के बाद एफआईएस की सबसे कम बिकवाली का आंकड़ा आया है। हालांकि इतने सारे ट्रिगर्स है जो कि बाजार के लिए इस वक्त नेगेटिव है, लेकिन इन नेगेटिव ट्रिगर्स में भी ऑप्टिमिस्टिक कुछ चीजें जो हैं वो जरूर आपके सामने हमें रखनी है। कल 485 करोड़ रुपए के शेयर्स की बिकवाली हुई। बड़े बड़े बिकवाली के आंकड़े जहां आप देख रहे थे वहां पर छोटी बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से। वहीं मार्च में अब तक अगर आप देखेंगे 15,987 करोड़ की निकासी हुई है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद उस सूची में से स्टॉक्स पिक करके हमारे एक्सपर्ट से उन पर भी राय लेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं नवरत्न शेयर्स लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए।
गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पे नज़र रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि डिस्क्रिपेंसीज देखने मिले हैं उनके डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में। इसमें फॉरेक्स इम्पैक्ट है जहाँ पे 2.35% जो नेटवर्थ है बैंक का इम्पैक्ट कर सकता है। मैनेजमेंट कहे कि जो फोर्थ क्वार्टर है वहाँ पे ये जो है प्रॉफिट लॉस में बुक की जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स सोर्सेस से भी खबर आ रही है 18 आवर्स से कि आरबीआई जो इस मूव को भी देख रही है। कल के ट्रेड में भी जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई थी कि सीईओ की जो एक्सटेंशन है सिर्फ 1 साल की थी, एक्सपेक्टेड था कि 3 साल का रहेगा। तो इंडसइंड बैंक के लिए जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहा है। ओएमसीज की बात करें तो यहाँ पे जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को। यहाँ पे कोई प्रोविजन एलपीजी सब्सिडी के लिए 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं मिली है। लगभग 35,000 करोड़ का ऑयल मिनिस्ट्री का रिक्वेस्ट आया था कि इनके सब्सिडीज़ को रीपे किया जाए। तो ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है ओएमसीज के लिए। आईटी स्टॉक्स के लिए भी नेगेटिव है। नास्डैक 100 इंडेक्स 4% गिर गया ओवरनाइट यूएस मार्केट्स में, और ये सबसे बड़ी फॉल थी आप सितंबर 2022 से। तो ऑफकोर्स टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सारे स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर थोड़ी देखने मिल सकती है स्टार्टिंग के ट्रेड में। एचईजी की बात करें तो फंड रेज की अप्रूवल आई है 500 करोड़ रुपए के लिए, और सिंगुलैरिटी एएमसी जो मधुकेला प्रमोटेड एंटिटी इस राउंड को लीड कर रही है। अशोका बिल्डकॉन को भी 300 करोड़ के ऊपर से ज़्यादा जो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से ऑर्डर आया है। बीएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। 840 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर्स आया है, और टोटल क्यूमुलेटेड ऑर्डर्स की बात करें तो लगभग 15,000 करोड़ टच करता है। 8वां स्टॉक नवीन फ्लोराइन है। कमर्शियलाइजेशन इनका शुरू हो गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का सूरत के प्लांट में, तो नेट पॉजिटिव है। और मैक्स लाइफ हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा, लेकिन याद रखिए आज बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारे पास नहीं है, और जो कंपनी है वो है मैक्स लाइफ। यहाँ पे उन्होंने एनक्लैट ने डिसमिस कर दिया पिटिशन आईआरडीए की फाइलिंग को लेके, एमलगमेशन ऑफ फॉर्म्स को लेके। अब नेट ये पॉजिटिव होता है ताकि जो आगे जाते हुए एक्सिस लाइफ की डायरेक्ट लिस्टिंग जो है उस पर बाधा नहीं हो। और कल के कुछ एक शेयर्स के साथ या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडिडेट के साथ ही शुरू करते हैं। टीटागढ़ वैगन्स का शेयर है, आप लेके आइए जरा 7%। टीटागढ़ के नाम से मिलेगा 706 रुपये का। कल बहुत बुरा पिटा, उससे एक दिन पहले बहुत अच्छे से चला भी, 2 दिन बहुत तेज इसने मूवमेंट किया। रचना मैम एक बार जरा आपका टेक चाहिए टीटागढ़ पे, आज कुछ ट्रेड बनता है या फिर आज के लिए छोड़ दे इसको? तो शॉर्ट साइड पे ही बनेगा। लॉन्ग साइड पे मैं इसमें तब तक नहीं जाना चाहूंगी जब तक ये 735 को क्रॉस करके नहीं दिखाता। अभी तो हम 704 पे है, तो यहाँ पे जब तक 720 के नीचे रहेगा तब तक शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली बन सकता है, जो इस काउंटर को 680 की तरफ लेके जा सकता है। अपसाइड में नहीं बल्कि डाउन साइड में इंट्राडे के हिसाब से भी मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। डन, पॉइंट टेकन है। अब तेजस भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अब नए मेहमान हैं तो उनके पहले ट्रेडिंग कॉल से करते हैं शुरुआत। तेजस नमस्ते। आज दिन वैसे ओपनिंग के हिसाब से ठीक नहीं है, जरा आप बताएंगे कि कैसे ट्रेड करना है आज, और आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज को जो मेरी 2 ट्रेडिंग पे के एक बैलेंस अप्रोच रखा है। मार्केट में एक गैप डाउन ओपन होने वाला है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। सो जो पहला जो स्टॉक है वो सेल साइड पे है, टेक महिंद्रा लिमिटेड। टेक महिंद्रा लिमिटेड में हमने देखा कि जो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, और रिसेंटली हमने एक हल्की सी पुल बैक रैली देखी थी स्टॉक में। बट पिछले 2-3 दिनों से अगर देखेंगे तो स्टॉक अपनी 10 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो टेक महिंद्रा में करंट भाव पे आप पुल बैक रैली पे शॉर्ट कीजिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1536 का, और इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 1445 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1405 का। और जो बाई साइड पे जो मेरा ट्रेड है वो मेटल सेक्टर से है। मेटल एज अ स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेटल इंडेक्स में पिछले दिनों में एक ब्रेकआउट भी आया है। तो टाटा स्टील हमारी टॉप पिक है। कल के सत्र में हमने ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी थी स्टॉक में। आज भी स्टॉक एक गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक में डिप में खरीदारी करने का, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और रिसेंटली स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज भी पार कर दी है और सस्टेन भी कर रही है हायर लेवल्स पे। तो एक डिप में खरीदारी करिए टाटा स्टील में इन द रेंज ऑफ 147 टू 148। स्टॉप लॉस इसमें आपको लगाना है 142 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 156 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 161 का, और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। ठीक है, डन। पॉइंट टेकन है। आपके सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए सर। 2 मिनट बाद तो बाजार ही खुल जाएगा। सारे शेयर्स का रिएक्शन इमीडिएटली क्या हो रहा होगा आप स्क्रीन पर देखेंगे भी।
मैं लेवल फ्रीज के बता देता हूँ। 115 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलेगा और बैंक निफ्टी करीब 342 पॉइंट खुलेगा। दोनों में क्या डैमेज होगा पहले बता देता हूँ। 22,300 के आसपास तो निफ्टी खुलेगा, ये तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है। अभी भी इसके पास 350 पॉइंट्स हैं इस 22,000 को भी टेस्ट करने के लिए, ध्यान रखा जाए 300 पॉइंट्स अभी भी। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि 22,300 200 की रेंज को निफ्टी जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी आज निफ्टी पे तलाशी जा सकती है। बट बैंक निफ्टी क्योंकि 48,000 को गैप के साथ ही तोड़ेगा, तो इसलिए 48,000 के गेन करने के बाद ही इसके बारे में आप कुछ सोचना। अभी ये 47,874 पे खुलेगा। विक्स वगैरह का भी पता नहीं, क्योंकि ओपनिंग होएगी तो उसके बाद में इसके प्राइस आ जाएंगे। इस बीच हैरानी की बात आपको मैं बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाकायदा 1 रुपया ऊपर खुलेगा, यानी कि आज गैप डाउन नहीं हो रहा है रिलायंस। आज रिलायंस हो सकता है थोड़ा तेज भी खुले, और इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो सॉर्ट ऑफ मैं बोलूँगा कि रिलायंस की फेवर में भी जाएंगी। अभी डिस्क्रिप्शन देने का समय नहीं है। अब आगे बढ़े तो HDFC भी कुछ बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहा है, मात्र 5 रुपये के ही गैप के साथ खुल रहा है। तो मेरी स्क्रीन पे जो 2 बड़े शेयर लगे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक, उन दोनों के अंदर मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है बड़ी। अब आता हूँ मैं ज़रा कुछ और शेयर्स पे जो निफ्टी के या बैंक निफ्टी के बनते हैं, उन समय अगर मैं चेक कराऊँ तो मेरे को एज सच अभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इंडसइंड टूटेगा नो डाउट, 10% तक जाएगा नीचे, लेकिन उसके बाद सीधा आपके शेयर्स कम होते जाएंगे, उनकी परसेंटेज कम है गिरने की, और बढ़ने वाले शेयर्स भी ठीक है। ICICI बैंक भी हरे निशान में खुलेगा। पहला टिक, ओपनिंग के टिक्स आना शुरू हो गए हैं और 125 पॉइंट अब 22,300 को अच्छे से बचा रहे हैं, और 47,936, 950, 948, और धीरे धीरे करके हम 48,000 अगर आ जाएंगे तो डैमेज डन एंड डिस्काउंटेड बोथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैं वर्ड बोल रहा हूँ, डैमेज डन एंड डिस्काउंटेड बोथ हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है बाजार अपने रिदम में आ जाए। 48,000 का शुभ आंकड़ा मेरे को स्क्रीन पर दिख गया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि 48,000 दिख जाना चाहिए, दिख गया है बैंक निफ्टी का। और दूसरा 22,343 है। ये आपका बैंक निफ्टी अपडेट नहीं हो रहा है, इसको 1 मिनट के लिए हटा दो, निफ्टी डाले रखो स्क्रीन पर आपके, ठीक है ना, डन। अब आ जाओ जरा कुछ और चीज़ों पे। इंडिया विक्स करीब 3% ऊपर चल रहा है, 14.42 पे है। तो इंडिया विक्स भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो जो पैनिक का जो डर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो मैं आपको तसल्ली नहीं दे रहा, मेरा काम तसल्ली देने का है भी नहीं। अरे तसल्ली कैसे दे दूंगा, बाजार टूटेगा, आपके पैसे जाएंगे, मेरी तसल्ली से क्या हो जाएगा आपको, है ना। तो तसल्ली के मैं चक्कर में नहीं फंसूंगा, लेकिन जो चीज़ हमको दिख रही है विद द हेल्प ऑफ अ डाटा, ये जो हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम से आज बाजार दो हाथ करेगा। जो अभी तक चल रहा है वो ठीक है, शुरुआती झटका है, उसको एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा 48,000 और 22,300 मेरे को तो दोनों ही ब्रेक होते हुए नहीं लग रहे, और दोनों शायद क्लोजिंग के ऊपर भी रहें। अब आ जाते हैं जरा HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, ये सब दिखाओ। खासकर आज IT वाले स्टॉक्स दिखा दो। देखो ICICI बैंक तो ऊपर ही है बाकायदा, ये तो मैंने बोला भी नहीं, बट फिर भी दिखा दिया, अच्छा किया। TCS, इन्फोसिस में गिरावट मात्र 1% की है। अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी की देश की कंपनियां टूटें, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इन्फोसिस और TCS की जो शुरुआती गिरावट है वो करीब 1 से 1.5-2% तक की है। दिखाते जाओ, HUL भी दिखाओ, LNT भी दिखाओ इसके अंदर, और दिखा देना HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी। ICICI बैंक बार बार मत दिखाओ, देख लिए 2 बार हमने। HUL के अंदर भी गिरावट है, LNT भी गिरावट में है, बट वो ज़्यादा नहीं है, मात्र आधे % तक की गिरावट है। HDFC बैंक तो ऑलमोस्ट सिर्फ 2 रुपये की गिरावट लेके बैठा है, और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको ऑलरेडी मैं दिखाई चुका हूँ कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं, सिर्फ 7 रुपये की है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें अभी तक तो मेरे को एज सच कोई बड़ी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत देखते हैं अभी क्या होता है आगे चल के, बट अभी तक एज सच कोई मेरे को मेजर प्रॉब्लम्स हो मार्केट्स में नज़र नहीं आ रही हैं। आता हूँ मैं कुछ और शेयर्स आपको दिखाता हूँ जहाँ पे फॉल थोड़ा देखने को मिल रहा है, या बढ़त भी देखने को मिल रही है। टाटा कम्युनिकेशन दिखाना स्क्रीन पर, ये आज बढ़िया ओपनिंग कर रहा है आज के, आज ये एक फेवरेबल काउंटर हो सकता है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी करीब % ऊपर आपको दिखेगा, आधे से 1%, तो ये भी आज का एक प्ले हो सकता है। इंडसइंड की प्रॉब्लम्स काफ़ी सीवियर है, रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी लोगों ने इसका टारगेट घटाया है। आज सुबह हमारे रिपोर्टर भी इसके बारे में बता रहे थे, ऑलरेडी वैसे डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन शुरुआत में ही अगर कोई शेयर 10% के गैप के साथ खुले तो 15 मिनट का हॉल्ट लगता है डेरिवेटिव्स में, उसके बाद इसका 5% का एरिया खुल जाएगा, फिर ये 15, फिर ये 20,
टिल कहीं भी जाए, बट ये जा सकता है। तो फिलहाल अभी 10% टूटा हुआ है ये शेयर। इसके अलावा जो शेयर टूटे हैं उसमें अमूमन आपको आईटी कंपनीज दिख रही होंगी, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस। इस सब में थोड़ी ज़्यादा प्रेशर है, अदरवाइज तो कुछ ज़्यादा मेरे को बड़ा प्रेशर दिख नहीं रहा। मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी की जो गिरावट थी, जो 115 पॉइंट की आपने देखी थी, वो 50% रहने को है। सिर्फ 82 पॉइंट की गिरावट रह गई है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ 48,000 को पाले, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, इंडसइंड बैंक की वेटेज ने इतना ख़राब कर दिया इसको आज का कि बैंक निफ्टी बेचारा बड़ी मेहनत करें। तो आपको मैं ट्रस्ट वर्दी से बता रहा हूँ, ये 48,300 होता अब तक तो ये उड़ा देता बैंक निफ्टी आज। आईटी का फॉल होना, बैंक्स के लिए ऑलरेडी कुशन मिलता है, फिर थोड़ा सेफ्टी नेट भी था। एक इंडसन ने ऐसा आज डिस्टर्ब कर दिया बैंक निफ्टी को, नहीं तो उड़ा देता आज बैंक निफ्टी। ट्रस्ट में माय वर्ड, आज अच्छा खींचता बैंक निफ्टी, आपको बड़ा फील गुड होता बैंक निफ्टी को देख के कि अच्छा चल रहा है बैंक निफ्टी। बट वेटेज का क्या करें, 12 तो शेयर ही हैं, 12-13 शेयरों में से भी एक शेयर अगर 10% का सर्किट लॉक खुलेगा तो फिर कैसे बात चलेगी। ठीक, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा घबराइए नहीं, देखते हैं अभी और क्या होता है। अभी 110 पॉइंट की गिरावट। एक और पॉइंट, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन के स्टांस को बनाए रखना, एकदम से कूद के अंदर मार्केट के अंदर आना नहीं। आज का पूरा दिन दे दो सिर्फ देखने के लिए। अगर मैं आपकी जगह होता आज मैं कोई ट्रेड ही नहीं करता, मार्केट को एंजॉय करता, देखते हैं क्या होता टाइप करके। ठीक, तो अब आ जाते हैं जरा हीट मैप पे। हीट मैप लेते आइए स्क्रीन पर। ये तो मेरे पास तो काफ़ी सारे शेयर हैं बोलने के लिए, फिर मेहमान रुके रहेंगे और फिर हम ओपनिंग स्टॉक भी नहीं ले पाएंगे जल्दी। हीट मैप दिखा दीजिए, स्पीड से दिखाना सारे के सारे हीट मैप। 1 मिनट का हीट मैप सारे दिखा देना, उसके बाद फिर मेहमानों से हम जुड़ जाएंगे। तो बाजार में जैसी आशंका थी, शुरुआत कमजोरी हुई थी, लेकिन उसके बाद डैमेज बढ़ नहीं रहा। ये एक राहत आप कह सकते हैं। हालांकि अगर आप मिड कैप को, स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर पेन थोड़ा ज्यादा है, और वो होता भी है अमूमन जब कोई संकट की खबर आती है, जब ऐसी मंदी की खबरें चलती हैं ना, तो फिर मूड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इसके चलते आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा पुअर फिलहाल आपको दिखेगा। सिर्फ 300 शेयर तेजी वाले हैं और 1800 शेयर गिरावट वाले हैं, यानी कि 1:6 का रेशियो है, और उसमें आपको मिड कैप स्मॉल कैप में पेन दिखेगा। निफ्टी 125 अंक ही नीचे है, और आईटी शेयर में अब देखेंगे इन्फोसिस, विप्रो में 2% से ज्यादा ही कमजोरी है, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस पर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 1% से भी कम की गिरावट पर फिलहाल कारोबार हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड देने के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे रचना जी से। रचना जी बताइए, आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? ठीक है, रचना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तेजस हमारे साथ हैं। तेजस जी बताइए, कहां पर आपकी नजर गई है और क्या खरीदने या बेचने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। और देखिए, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि मेटल एज अ सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, और जो टॉप पिक्स मेटल सेक्टर में है वो है टाटा स्टील, हिंडाल्को और वेदांता। तो वेदांता में भी आज थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है हमने ऊपरी स्तरों से कल के सेशन में और आज के ओपनिंग ट्रेड में। मेरे हिसाब में एक डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अगर वेदांता अगर आपको 428 430 के करीबन मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाय। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। स्टॉक ने अभी एक डबल बॉटम बनाया है 400-410 के करीबन, और उसके बाद हमने एक ऑलमोस्ट 10% की रैली देखी थी। और कल के सत्र में और आज के सत्र में हम थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये मुनाफा वसूली में ये स्टॉक में अक्यूमुलेशन करना चाहिए अराउंड दी लेवल ऑफ 428 टू 430। स्टॉप लॉस लगाना इसमें आपको 419 का पहला लक्ष्य रहेगा, 445 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 456 का। ठीक है, 456 का टारगेट होगा वेदांता के लिए।
1% की फिलहाल गिरावट है। मेटल्स में देख रहे हैं कि थोड़ी कल के सत्र में भी स्ट्रेंथ दिखी थी, और फ्रंटलाइन वाले जो काउंटर्स हैं टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर भी हमने बाइंग देखी थी। वेदांता 419 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, आज थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई है, बेहतर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा तेजस जी का मानना है। किरण जी, आपने क्या खोजा है सर? आप बताइए कहाँ नजर गई है आपकी बाजार में? हम भी कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स और एसोसिएट को भी मेटल सेक्टर में हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों के ऊपर व्यू दिया था। तो यही दो पिक मैं देना चाहूंगा। कल के सत्र में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो रिट्रेसमेंट आया था, उस रिट्रेसमेंट के बाद आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो हिंडाल्को 680 685 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। एक ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 660 के नीचे का रखना है, जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन थोड़ा पोजिशनल कॉल्स के हिसाब से देखिए, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें इसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 670 680 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग कीजिए, 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे मैंने बताया कि नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, थोड़े शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आप देखिए, ऊपर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको 750 तक की रैली दे सकता है। तो हिंडाल्को लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। दूसरा जो स्टॉक है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अगर आप देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जब तक ये 980 970 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी आपको 1100 तक की एक रैली दे सकता है। तो अगेन नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों बाई करना चाहिए। ठीक है, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों को ही खरीदने की सलाह है किरण की तरफ से। 750 के टारगेट आपको हिंडाल्को में आते हुए दिख जाएंगे। थोड़ा सा आपको लंबा रखना है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, थोड़ा लंबा रखेंगे। देखिए टारगेट भी थोड़े बड़े बड़े हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए करीब करीब 90 रुपए ऊपर का टारगेट है, 1100 के टारगेट से खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तेजस जी, एक और शेयर के बारे में जरा व्यू दीजिए, पेटीएम। पेटीएम में 2% की तेजी है। क्या पेटीएम में जो फॉल होना था आपको लगता है कि अब वो हो गया है, बेस फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या चलने के लिए तैयार है शेयर अब? देखिए अभिषेक जी, ये जो पेटीएम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली देखेंगे तो 5-6 दिनों के टाइम होराइजन में 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है, और जो है एक फॉलिंग वेज में ट्रेड हो रहा है स्टॉक। कोई रिवर्सल पैटर्न अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। जब तक ये स्टॉक 720 से लेके 725 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जो आउटलुक है ओवरऑल अभी भी बेरिश है। देयर इज नो साइन ऑफ बॉटम रिवर्सल एज ऑफ नाउ। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए पेटीएम में। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये भी, लेकिन देखिए एक और जो चिंता है वो आपकी ना सिर्फ बाजार से जुड़ी है बल्कि आपकी जेब से भी जुड़ी है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, आप देख भी रहे होंगे कि आप एटीएम पर जाते हैं और एटीएम में पैसे नहीं मिलते हैं। दिक्कत यह है कि जो कैश मैनेजमेंट करने वाली एक बड़ी कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट, जिसकी 3 साल पहले लिस्टिंग हुई थी, वो लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है शेयर। आज 27वां सत्र है जब शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है, और 15 रुपए के, अब तो 14 रुपए के भी नीचे के भाव हो गए एजीएस ट्रांजैक्ट के, और ये बिग एक्सीडेंट है। कल हमने एटीएन हाउस स्वदेश ने आपको इसको लेकर सावधान किया भी था, बट ये कि देखिए वेल्थ करीब करीब 90% इसमें से इरोड हो चुकी है। 250 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था एजीएस ट्रांजैक्ट का। कल हमने आपको सारी की सारी चीजें बताई कि किस तरह से इस पर इसने डिफॉल्ट किया है, कैसे इस पर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स की तलवार लटक रही है, कैसे डाउनग्रेड्स हुए हैं एजीएस ट्रांजैक्ट को लेकर, और आज फिर से कहानी। तो बार बार हम आपको ऐसे शेयरों से आगाह करते रहेंगे जहां पर कारोबार को लेकर चिंता है, जहां पर मैनेजमेंट के विजन को लेकर चिंता है, और जहां पर रेगुलेटर अपनी सख्ती दिखाते हैं और क्रेडिट डाउनग्रेड्स भी होते हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट उसी का एक उदाहरण है। 3 साल में देखिए क्या से क्या हो गया। ये कैश मैनेजमेंट का ही काम करती है। आपने देखे होंगे एजीएस ट्रांजैक्ट के वैन, ये कंपनी ले जाती है कैश को, फिर एटीएम्स वगैरह में भरती है, और इनके इस तरह से कारोबार चलता है। इनके जो लेंडर्स हैं, बंधन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, एसबीएम बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये कुछ बैंक से जो उनके लेंडर हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या ये इंसॉल्वेंसी में जाएगी, दिवाली की प्रक्रिया का सामना करेगी एजीएस ट्रांजैक्ट। लेकिन निश्चित तौर पर काफी ज्यादा फॉलिंग नाइफ बल्कि आप कह लीजिए 87% की गिरावट 52 वीक के में हम देख रहे हैं। 14 रुपए का भाव हो गया एजीएस ट्रांजैक्ट का। तेजा जी, कोई कमेंट आप करना चाहेंगे एजीएस पर? नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये स्टॉक में कुछ देखेंगे तो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लग रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो दूर ही रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए आपको इस स्टॉक से। रेलवे वाले शेयरों में एक नज़र हम डालेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि राइट्स में कमज़ोरी है। इसके अलावा कुछ और जो शेयर कमज़ोर है 3-4% की, उसमें हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी में 3% के आसपास से गिरावट है। हमारे दोनों एक्सपर्ट से मेटल पर ही व्यू आया। एनएमडीसी ये जो गिरावट हो रही है तेजस, क्या आपको लगता है कि कंटिन्यू होगी या फिर इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं? देखिए एनएमडीसी की हम बात करें तो स्टॉक अभी एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। उसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन है 6970 के करीबन, और जो सपोर्ट बेस है वो करीबन है 59 और 60 के करीबन। तो मेरे हिसाब से ये जो एक ब्रॉडर रेंज है 10 रुपए की, उसके करीबन स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब भी स्टॉक लोअर ट्रेडिंग रेंज में आता है अराउंड 59-60 के करीबन, तो मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। और जो जब भी ये स्टॉक 69-70 के करीबन आता है तो सेल करना चाहिए। मेरे हिसाब से जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है, स्टॉक 10 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बेस बनाने की ट्राई कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर सपोर्ट लेवल के करीबन आता है तो बाई करना चाहिए स्टॉक। सपोर्ट लेवल्स के करीब आने पर खरीदारी के मौके, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार करने की राय। एनएमडीसी 6483 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2% की कमजोरी। फिर से एक बार बाजार पर नजर होनी चाहिए फियर इंडिकेटर और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज तो क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी दिखाई रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में करीब 2% की मजबूती जो है वो कंसर्न का काम करेगी, बिकॉज इंडिया विक्स का बढ़ना जो है भारतीय बाजार के लिए, कंफर्ट लेवल से आगे जाना भारतीय बाजार के लिए एक चैलेंज ही बनता दिखेगा। शुरुआत बाजार की कमजोर ही हुई, जैसे कि एंटिसिपेटेड था। गैप डाउन स्टार्ट 22,400 के लेवल्स के आसपास, और इस वक्त भी निफ्टी के सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे, बिकवाली का दबाव निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ 22,363 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 95 to 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी कमजोरी, मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखते हुए। मेजर इंडिसेस और सेक्टर्स की अगर बात करें, बिकवाली आप देखेंगे जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर एकमात्र सेक्टर है जो कि हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मजबूती इसे भी नहीं कहेंगे। लेकिन जहां हर सेक्टर, हर पॉकेट में कमजोरी है, यहाँ एफएमसीजी और रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि परफॉर्म करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड एनर्जी, फार्मा, डिफेंसिव्स, आईटी, मेटल, ऑटो, हर तरफ आप गिरावट ही गिरावट देखेंगे। एफएमसीजी पैक पर भी एक नजर होनी चाहिए। इंडसइंड बैंक लगातार फोकस में है क्योंकि बिकवाली का दबाव, बड़ी बिकवाली ऑफ कोर्स खबर के चलते 24 अक्टूबर 2024 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट इंडसइंड बैंक आज झेल रहा है। ऑलमोस्ट 15% के डाउन ट्रेंड्स, गिरावट का रुझान, और इस गिरावट पर फोकस रहना चाहिए। ड्यूरिंग दी सेशन किस तरह की गिरावट और ज्यादा गहराती है इस पर नजर रहेगी। एक्सपर्ट्स के रेडार पर मेटल पैक है, वेदांता, तेजस जी ने अपनी राय दी। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को के किरण जी की तरफ से उनके रेडार पर। लेकिन एक कैविएट, लगातार डिस्क्लेमर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बाजार की जो दिशा है उसे मद्देनजर रखते हुए बाजार की हलचल कैसी है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे हिसाब से सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी अपना नजरिया रख रहे हैं, लेकिन आप अपने एपेटाइट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कोई पोजीशन ले और कोई भी इमैच्योर डिसीजन इस वक्त बाजार पर ना ले। ये लगातार हिदायत हम आपको दे रहे हैं क्योंकि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। लगातार हर दिन भारतीय बाजार कहीं ना कहीं से, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बहरहाल कुछ और स्टॉक्स जहां पर इंपैक्ट आ रही है, एनटीपीसी ग्रीन पर नजर होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल अग्रीमेंट्स किए हैं। 96,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स की खबर आई है, जिसके चलते एनटीपीसी ग्रीन में ऑलमोस्ट 1.5% की गेन्स हैं। एनटीपीसी पर भी एक नजर। किरण जी, कोई राय एनटीपीसी ग्रीन पर? तो एनटीपीसी ग्रीन दोनों के लिए हम देखें तो लोअर लेवल से जिस तरह से रिकवरी हमें देखने को मिली है, डेफिनेटली एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग बनता है। ओवरऑल जिस प्रकार से अगर हम एनटीपीसी का चार्ट देखें तो एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं। तो जब तक ये स्टॉक 300 के ऊपर है, हमें लॉन्ग करना चाहिए। 300 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, और एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली ऊपर में 370 380 तक के लेवल आने वाले समय में देख सकते हो, जहां पे उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है। सो एनटीपीसी डेफिनेटली कोई भी गिरावट में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं 300 रुपए के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। एनटीपीसी ग्रीन की अगर हम बात करें तो आईपीओ के बाद एक लगातार कंटिन्यूसली हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन अभी अगर लोअर टाइम फ्रेम या तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बन रहा है वो 90 रुपीज के नीचे का बन रहा है। नो डाउट परसेंटेज स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए एनटीपीसी ग्रीन हमें लॉन्ग करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट ऊपर में 110 105 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए।
इसको देखते हुए एंट्री पॉइंट्स मिले तो यहाँ पर एंटर करने की राय, न्यूज़ फ्लो तो है ही, टेक्निकल राय भी आपके सामने अब एनटीपीसी ग्रीन के लिए। तेजस जी गुड मॉर्निंग। क्रूड की कीमतें 6 महीने के निचले स्तर पर है, $69 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। कच्चे तेल की नरमी के चलते ओएमसीज पर फोकस रहना चाहिए और ओएमसीज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से रिकवरी भी कुछ हद तक दिखा रहे हैं। लेकर आए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, सारे के सारे स्टॉक्स में इस वक्त अगर आप देखेंगे हरे निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी तेजस जी? देखिए, क्रूड की बात करें तो इंटरनेशनली क्रूड अभी थोड़े दबाव में रहेगा आने वाले दिनों में। टेक्निकली भी जो क्रूड का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक है, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से बिकवाली का जो दौर है वो जारी रहेगा। एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दैट इज योर बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड आईओसी। बीपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अभी जो है रिसेंटली एक 234 235 के करीबन बॉटम बना के हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है स्टॉक में। और स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से जो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक जो है 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो करीबन 265 266 लेवल के करीबन है, अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये बीपीसीएल में एक हम अच्छी खासी रैली देख सकते हैं और स्टॉक करीबन 280 से लेके 285 के करीबन भी जा सकता है। और आईओसी की बात करें तो आईओसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है और स्टॉक ने कभी रिसेंटली देखेंगे तो 111 से लेके 115 के बीच में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। और जो 2-3 दिन से हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में वो हमें लग रहा है कि इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। चार्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और ऊपरी स्तरों में देखेंगे तो अगर स्टॉक 126 का लेवल सरपास करता है तो इसमें भी एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक करीबन 132 से लेके 135 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। गिरावट में खरीदारी की रणनीति ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर रख के चल सकते हैं। इस वक्त कच्चे तेल की चाल में जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट ओएमसीज पर जरूर बनता हुआ। लेकिन इंडसइंड बैंक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, और सिर्फ आज नहीं, आज से मिलाकर अगर आज के सत्र को मिला लीजिएगा, पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में से 7 सत्रों में हमने देखा इंडसइंड बैंक के शेयर में गिरावट है। आज 15% की बिकवाली और पिछले 6 महीने में अगर स्टॉक के ट्रेंड को निकाल कर देखेंगे ऑलमोस्ट 45% तक की गिरावट देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक में ये कोहराम है और इस कोहराम को लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके पीछे की सारी डिटेल्स, वजहें भी आपके सामने रखना चाहते हैं। शरद है हमारे साथ एक डिटेल रिसर्च लेकर पूरा मामला समझाने के लिए। शरद बताइए। तो बिल्कुल इंडसइंड बैंक में जो है कोहराम मच चुका है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आए जा रहे हैं दिन पे दिन। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जो बैंक के अपने जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है, यहाँ पे देखें तो कुछ गड़बड़ी की जानकारी आई है। और देखा जाए तो यह बैंक के जो नेटवर्थ है लगभग 1577 करोड़ रुपीज़, यानी कि 2.35% जो नेटवर्थ है पूरे बुक का, उसकी कमी आ सकती है। ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। अब देखिए इंटरनल ट्रेड के कारण जो है बुकिंग हुई है, समीक्षा हुई है, जो फॉरेक्स एडजस्टमेंट होता है वो देखा गया है और ओवरऑल जो है इसकी जानकारी मिली है। अब देखा जाए तो मार्च तिमाही में ये नतीजे में इम्पैक्ट आ सकता है, जिसको 4th क्वार्टर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, और जहाँ पे पूरा जो लॉसेज है उसको बुक किया जा सकता है। उसके कारण जो है बाजार निराशा में आ गया है, खासकर कि स्टॉक के रिएक्शन को लेकर। ट्रांजैक्शन की समीक्षा के लिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको भी नियुक्त किया गया है और उनकी जो पेशकश रहेगी उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए। मार्च अंत या अप्रैल से शुरुआत से स्थिति जो है वो इम्पॉर्टेंटली जो है ठीक हो सकती है, ये एमडी और सीईओ का बयान आया है। लेकिन कल क्यों गिरा था इंडसइंड बैंक? कल भी स्टॉक 4% गिरा था और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एमडी और सीईओ सुमंत कटपालिया को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। बाजार का एक्सपेक्टेशन था आरबीआई का कि इनका एक्सटेंशन जो है 3 साल तक रहे, तो सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन रहा था, तो वो भी मार्केट से नेगेटिव लिया था। शायद आरबीआई ने जो है उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर वो भरोसा नहीं है, वो जो है एमडी सीईओ सुमन जी ने कहा था। दिसंबर तिमाही की अगर बात करें नतीजों में तो बैंक के सीएफओ ने भी रेजिग्नेशन दिया था। तो एक साइड सीएफओ की रेजिग्नेशन आ रही है, सीईओ का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 1 साल का हुआ है और अब डेरिवेटिव्स बुक में भी गड़बड़ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक के ब्रोकरेजेस ने भी जो है आप कह सकते हैं एक बेरिश स्टांस देखने मिला है और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइसेस घटाए हैं, डाउनग्रेड किया है। नुवामा की बात करें तो
होल्ड पे ले आया है, उसको घटाकर और पहले से रिड्यूस हो गया है और उसके लक्ष्य देखें तो 750 आ गया। पहले ये लक्ष्य 1115 था। वही अगर एमके की बात करें तो 22 से घटाकर ऐड की राय पे ले आए हैं, लक्ष्य जो है घटाकर 875 कर दिया है। मैक्वारी ने भी जो है खरीदारी की राय कायम रखते हुए 1210 का लक्ष्य दिया है और सिटी की खरीदारी राय है वो भी बना हुआ है, हालांकि लक्ष्य जो है वो करेक्ट किया है 1378 से 1160 का। तो हमें ओवरऑल देखने मिल रहा है कि 3 या 4 नेगेटिव फैक्टर्स जो है स्टॉक को इम्पैक्ट कर रहे हैं, स्टॉक में भारी गिरावट आ रही है और ब्रोकरेजेस ने भी जो है थम्स डाउन दे दिया है इंडसइंड बैंक को। ये इंडसइंड बैंक के अंदर जो कोहराम आपको देखने को मिल रहा है उसकी वेटेज की भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आज करीब 350 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट रहा है किसी वजह से, तो उसमें से 131 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक के हैं। ये इंडसइंड बैंक की आज वेटेज काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 15 मिनट बाद सर्किट खुलेगा, फिर 5 मिनट के लिए खोल दिया, 5% के लिए खोला जाएगा। अब इंडसइंड 15% के ब्रैकेट पे लॉक है। ये फिर 15 मिनट बाद फिर से सर्किट खुलेगा और ये 20% तक भी जा सकता है। और एक करीब करीब अब आप शेयर्स देख पा रहे हो साल के अंदर 50% तक का इरोजन इस शेयर में है इंडसइंड बैंक में। आपको ध्यान होगा इससे कुछ टाइम पहले, मैं अभी एग्जैक्टली आपको डेट नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी देर में चार्ट चेक के बताऊंगा, इससे पहले भी इंडसइंड बैंक में ऐसे ही हो चुका है। ये शेयर बहुत स्टीप फॉल लेके गिरावट दिखा चुका है और उसके बाद इसके अंदर वापस एक सडन राइज भी आ गए थे। तो ये शेयर एक्सट्रीम वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से ट्रेड कीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इंडसइंड को हटा दूं तो मेरे को वैसे कुछ और मेजर बैंक्स में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बकायदा आईसीआईसीआई बैंक तो आज बाजार की हेल्प भी कर रहा है। मैं वेटेज के हिसाब से बता देता हूं और नंबर्स के हिसाब से बताता हूं। 12 में से 2 शेयर यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और कैनरा बैंक हरे निशान में है, लेकिन और ज़्यादा शेयर एचडीएफसी और इंडसइंड का ही प्रेशर है और ज़्यादा बैंक्स का प्रेशर है नहीं। एक चीज़ मैं चेक करवा लेता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक छटक के इधर आ सकता है क्या, एक बार जरा समझते हैं। नरेश भाई हमारे साथ दिख रहे हैं। नरेश जी नमस्ते। इस बैंक निफ्टी का भी फॉल है बिकॉज ऑफ वेटेज ऑफ इंडसइंड एंड एचडीएफसी बैंक। कोटक बैंक किसी वजह से नीचे मिल रहा है, सर ले लूं क्या? मेरे को इंडसइंड में इंटरेस्ट नहीं है 15% नीचे जाने पर भी, मेरे को कोटक में इंटरेस्ट है। कोटक रिलेटिवली बेटर है बट मोमेंटम आ नहीं रहा है। 1880 1900 सपोर्ट लेवल है जहां से वो बार बार बाउंस हो चुका है, बट जो मोमेंटम आना चाहिए 1980 2000 के ऊपर नहीं हो रहा। अभी फिलहाल 1910 के आसपास बाई होगा, 1880 का स्टॉप लॉस होगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा मोमेंटम आने के लिए। इसके अंदर भी रखना पड़ेगा आपको। वैसे एचडीएफसी भी कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। एक और शेयर मेरे बार बार स्क्रीन पर आ रहा है और मेरे को अच्छा भी लग रहा है उसका टिके रहना, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज 1237 का रेट है। किसी वजह से बाजार नीचे है तो स्ट्रेंथ वाला शेयर पकड़ना समझ में आता है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को पकड़ लें? नरेश एक बार जरा आप चेक करोगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अगर हम देखें तो जो 1220 का एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर फिर से सस्टेन हो गया। 1220 सपोर्ट लेवल है, तो क्लोजर टू 1220 1230 के आसपास लेना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 1200 का। अगर मैं इंडसइंड बैंक को यहीं छोड़ दूं 15% की गिरावट पे और उससे ज़्यादा ये ना टूटे और यहीं आके रुक जाए, थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए, आज में 48,000 का लेवल आ जाएगा बैंक निफ्टी पर। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, 48,000 का लेवल आज में आ जाएगा बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो रीसेंट लो के नीचे सस्टेन करने लगा है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट सेम वे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक सिमिलर है। तो इन द डे 48,000 आ सकता है, बट अब देखना पड़ेगा कि इंडसइंड कहाँ रुकता है। ठीक है, इंडसइंड का रुकना बहुत ज़रूरी है। अब बस बहुत हो गया इंडसइंड के अंदर गिरावट का। भी 10% पहले टूटा, 5% और टूटा, पनिशमेंट के हिसाब से 50% दे भी चुका है एक साल के अंदर। अब कहीं तो कहीं आके रुकना ही होगा इसको। अगर ये रुक जाता है तो देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया मूवमेंट वापस आ सकता है। आज बैंक निफ्टी इसलिए लेगार्ड है क्योंकि आज इंडसइंड है और ये निफ्टी के मुकाबले डबल है। एथिकली देखा जाए तो निफ्टी के अंदर टोटल फॉल परसेंटेज में है 0.4 और इसका टोटल फॉल 0.8, तो ये डबल का चल रहा है। वो साफ वजह है इंडसइंड, और इंडसइंड की ही वजह से ऐसा हो रहा है। विक्स जबकि नहीं बढ़ रहा, इट्स अ गुड साइन। चलो देखते हैं कुछ कहाँ पे आज खरीदारी और हुई है और ज़रा तेजस से पता करते हैं उनमें क्या करना चाहिए। तेजस, आज का नेस्ले इंडिया को मैं प्लस करके रखूं? देखिए, नेस्ले इंडिया की बात करें तो जो स्टॉक है वो एक बेस बना रहा है करीबन
2130 से लेके 2150 के करीबन, और ऊपरी लेवल पे देखेंगे तो जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो करीबन है 2280 से लेके 2330 के करीबन। तो अगर करेक्शन आता है स्टॉक में तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए जब तक मैं जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया वो ब्रीच नहीं करता है। बट जो मेजर मोमेंटम है वो स्टॉक में 2330 के ऊपर ही आएगा, जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। लास्ट टाइम भी स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन गया था और वापस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा था। तो आई थिंक सो वन नीड टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट 2330 के ऊपर। इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 2330 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, एटलीस्ट 5 to 7%। एक तो शेयर और पता कर लेता हूँ नरेश भाई आपसे। मैंने आज सुबह पूना वाला चेक करवाया था नैम से, विशाली से, और उन्होंने भी कहा कि हाँ शेयर तो ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए। आज बढ़िया गैप खुला है, देखो 100 पॉइंट नीचे खड़ा है निफ्टी, लेकिन पूना वाला आज हर निशान में है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन और चलेगा क्या ये? क्योंकि डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, और बाकी अगर एनबीएफसीज देखे तो उसमें रिकवरी भी आई है, यहाँ पे रिकवरी नहीं आई है। जो प्रीवियस गैप डाउन था अक्टूबर नवंबर में वो 270 का था, तो जब तक 270 होल्ड करता है थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है 310 तक, बट बिलो 270 काफी वीक हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, और अभी भी बॉटम फिलिंग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है। ठीक है। ऐसे एक और शेयर भी है, हमने सुबह इसके बारे में जिक्र भी आपको किया था, वो था मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MFSL, और वो आज करीब 3% ऊपर है, पीछे वॉल्यूम बैक्ड भी है। तेजस एक बार आपकी रिकमेंडेशन MFSL मैक्स फाइनेंशियल। देखिए मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो स्टॉक में हमने एक वी शेप रिकवरी देखी है रिसेंटली, बट जो स्टॉक है अभी वो 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। 1080 से लेके 1095 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जो फॉल आया था रिसेंटली फ्रॉम द लेवल ऑफ 1170 से लेके जो फॉल आया था स्टॉक में बेस बना था 970, इसका 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी करीबन 1093 के करीबन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 1090-95 का लेवल सरपास होता है तो ये स्टॉक में मोमेंटम आएगा। इन दैट केस स्टॉक कैन रीटेस्ट द लेवल ऑफ 1170 ऑन द हायर साइड। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 1095। ये लेवल पे मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देखो सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है, सिर्फ एक इंडसन की प्रॉब्लम आज मार्केट के अंदर हावी है। आप जो 90 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर करीब 300 पॉइंट की गिरावट देख पा रहे हैं ना, इसमें से बहुत बड़ी वजह इंडसन बैंक बन रही है। बोले इंडसन बैंक तो सर वो तो टूटना है, वो तो उसमें क्या बड़ी बात है। देखो उससे ना कन्विक्शन लॉस भी होता है। नहीं तो मैं आपको बताऊँ, इस 400 पॉइंट में से अगर मैं 150 पॉइंट हटा दूँ तो सिर्फ 250 पॉइंट ही बैंक निफ्टी के रह गए थे, और उस 250 पॉइंट के अंदर भी कहीं ना कहीं आके मोमेंटो बन जाता तो 100-125 पॉइंट ही आपकी बैंक निफ्टी रह जाती कुल मिला के। और आज सुबह मैंने यही बात अभिषेक जी से भी सामने रखी थी कि मेरे को नहीं लगता कि बाज़ार के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये यूएस की निजी प्रॉब्लम है बॉस। आपने खड्डे खोदे हैं, अब आप झेलोगे, आप भी झेलोगे, ठीक है ना। आपको पता लगेगा कि मार्केट कैसे टूटा, इन्वेस्टर का कैसे पैसे जाता है। बट एनी हाउ एक ऑप्शंस का ट्रेड भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेके आते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। कौन है? अजीत मिश्रा से बातचीत करते हैं और जरा समझते हैं ऑप्शंस का ट्रेड। अजीत भाई नमस्ते, बताइए क्या ढूंढा है सर आपने? गुड मॉर्निंग डिम्पी। सो डिम्पी देखिए, जिस तरीके से मार्केट में इनिशियल डिप के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे लग रहा है कि एक अटेम्प्ट हो रहा है रिकवरी का। बहुत सेलेक्टिव काउंटर्स मींस विद इन द सेक्टर्स आपको मिक्स ट्रेंड नजर आ रहे हैं। उनमें से आईटी स्टॉक्स में से, आईटी मेजर्स में से HCL टेक को अगर आप देखेंगे तो एक प्रीवियस स्विंग लो के पास रिटेस्ट और उसके बाद एक रिकवरी। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं वीकली चार्ट्स पे भी, और प्रीवियस स्विंग लो का भी सपोर्ट है। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ से रिकवरी थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो सकती है। एज अ आईटी एज अ पैक मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरऑल इन्फोसिस की गिरावट जो भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे सभी जगह पे आपको मतलब मेजर सपोर्ट्स टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है आईटी मेजर्स में। तो यहाँ पे 1560 वाली कॉल जो करीब 25-26 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 18 के स्टॉप लॉस के साथ, 42 तक के टारगेट्स के साथ। टेकन है सर आपकी, आप जो कॉल बता रहे हैं HCL टेक की है, और बड़ी हैरानी की बात है आईटी की कॉल
1560 की स्ट्राइक की कॉल 26 रुपये मिल रही है। इसका मतलब मार्केट के अंदर डर पूरी तरह से व्याप्त नहीं है और ये अच्छा साइन है भारतीय बाज़ारों के लिए भी। ये बहुत अच्छा साइन है। एससीएल टेक तो ज़्यादा टूटा भी नहीं है, जबकि इसका भी मेजर एक्सपोजर यूएस के अंदर है। जैसे मैंने कहा ना, इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज़ और बाहर की आईटी इंडस्ट्रीज़ में फ़र्क है। बाय द वे, इस बीच इंडसइंड बैंक के अंदर आप जो गिरावट देख पा, अजीत सर थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, इस सारा नोटिस हमने कर लिया। इंडसइंड बैंक के अंदर अब गिरावट करीब 20% के आसपास हो चुकी है। मैं आपको एक मिनट के लिए ज़रा इंडसइंड बैंक का चार्ट वापस से दिखाता हूँ। एक बार ज़रा मेरी वाली स्क्रीन दिखाइएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, एक बार इसके साथ पहले भी ऐसे हो चुका है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 2020 की फेब में ले चलता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ से मैंने पॉकेट लगाया हुआ है। ये उस समय भी 1000 रुपये का शेयर था और गिर के सीधा 250 रुपये का हो गया था। ये बॉटम बना हुआ है इसका 250 रुपये का। ये इंडसइंड का फॉल हुआ है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर से दिख पाए, मैं इसका ना वाटर मार्क हटा देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिख पाएगा। ये देखिए, ये 1000-1200 रुपये का शेयर था और सेम टूटा, उसके बाद धड़ाक से नीचे आया 250 रुपये का। बाद में रिकवरी आई, रिकवरी फास्ट भी थी और शेयर ने फाइनली अपने आप को ठीक किया। अब वैसा ही पैटर्न फिर से बन रहा है आपका। ये सेम 1100-1200 वाला शेयर फिर से टूट रहा है और अभी तो 720 है। अगर मैं पुरानी वाली चीज़ से कंपेयर कर दूं तो ये 250 रुपये तक भी आ सकता है। चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन भी खींच देता हूं, तो वो भी ब्रेकआउट इसकी होगी, ब्रेकडाउन इसकी हो चुकी है। यही सामने पे देखिए, मैंने आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ये ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन कर चुका है शेयर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें जल्द अभी और टूटेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इसमें अभी जल्दबाजी करने का और इसको अपॉर्चुनिटी मानने की गलती ना कीजिएगा। हो सकता है ये अभी ट्रैपिंग भी हो जाए और भी नीचे आ जाए, ठीक है जी। मैं वापस इसका वाटर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए किसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये इंडसइंड बैंक के बारे में था। एनी हाउ, निफ्टी रिकवर कर रहा है। बैंक निफ्टी को थोड़ा एफर्ट्स लग रहा है रिकवर करने का, क्योंकि इंडसइंड बैंक 20% नीचे होने पर भी सिर्फ 300 पॉइंट है। आप इंडसइंड बैंक को सिस्टम से हटा दो तो देखो आपकी बैंक निफ्टी भी हरे निशान में होती। ठीक है, जो है सो है। अब देखते हैं आगे और क्या होगा। मेरे और दोनों सहयोगियों के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अब वो पूछेंगे। तो इंडसइंड बैंक 52 महीने के निचले स्तर पर, हफ्ते नहीं 52 महीने के निचले स्तर पर है और आधा से भी ज़्यादा ये शेयर हो गया है अपने 52 वीक के हाई से। रिकॉर्ड स्तर से अगर आप देखेंगे तो करीब 65% की गिरावट है इंडसइंड बैंक के शेयर में। 2038 रुपये का भाव था अगस्त 2018 में, वहाँ से गिरते गिरते देखिए अब ये 725 रुपये का शेयर रह गया। तो ये बहुत बड़ा फॉल है, लेकिन बाजार में हम लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं, बढ़िया रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है। आप निफ्टी को देखेंगे सिर्फ 70 पॉइंट नीचे है और रिकवरी आ कहाँ से रही है? रिकवरी आ रही है सेलेक्टिव बैंक्स, इसके अलावा कंज्यूमर स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक से। सन फार्मा करीब 2.5% ऊपर है और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में आप देखेंगे तो आधे % की तेजी वहां पर भी है। नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे शेयर भी आज मजबूती दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जो हमने पेटीएम को डिस्कस किया था, पेटीएम का शेयर अब डे हाई के आसपास से 3.5% के आसपास की तेजी पेटीएम में हो गई है। एक राय आपसे चाहिए तेजस, सन फार्मा के शेयर पर। सन फार्मा जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, और इसके अलावा अगर फार्मा में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं वो भी हाईलाइट कर दीजिए। देखिए, सर्म फार्मा की बात करें तो आज एक अच्छी खासी रैली देखी है स्टॉक में, बट ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली देखेंगे तो जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है इसको भी सरपास नहीं कर रहा है। मेजर हर्डल तो स्टॉक में करीबन 1700 से लेके 1710 के करीबन है, जो इसकी 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो पुल बैक रैली आई है उसमें अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो इसमें निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है सन फार्मा का। ठीक है, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा वीक दिख रहा है। इंडसइंड बैंक सर्किट फिर से खुला, थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश, 18-18.5% आपको नीचे ये शेयर दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया कि कम से कम बिकवाली थम गई। देखिए F1 वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो क्या होता है ना कि उसकी कोई सीमा होती नहीं, कोई लिमिट नहीं होती है, ऐसा कोई सर्किट होती नहीं है। वो मोमेंटरी सर्किट्स होते हैं, थोड़ी देर के लिए सर्किट रखते हैं, उसके बाद फिर से वो सर्किट रिवाइज होते जाते हैं। आईटी में जो पेन सबसे ज़्यादा है वो हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में है 3% का, और उसके बाद विप्रो में। बाकी कोई ज़्यादा ऐसी घबराहट है नहीं। टीसीएस तो शायद बाकायदा अब हो सकता है कि हरे निशान में आके ट्रेड कर रहा हो। नहीं, 4.5% की गिरावट अभी टीसीएस के शेयर में दिख रही है।
बाकी अगर हम शेयरों की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग है। ओवरऑल रियल्टी, मैक्रोटेक में करीब 3% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तेजस, प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स में मौके आपको कहीं दिख रहे हैं? ये भी भारी गिरावट के शिकार हुए हैं, अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी इनमें आ रही है। देखिए, अगर रियल एस्टेट स्टॉक की बात करें तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो है डीएलएफ। स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई है। स्टॉक इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसमें वो करीबन है 550 से 580 से लेके 600 के करीबन। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई अगर डिप आती है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इन द नियर टर्म मुझे लग रहा है स्टॉक में जो एक हर्डल है करीबन 700 से लेके 715 के बीच में, जब तक ये सरपास नहीं होगा कुछ मेजर मोमेंटम नहीं आएगा। बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑफ कोर्स इट्स अ बाय इन द रेंज ऑफ 580 टू 600 लेवल्स। डीएलएफ को लेकर ये व्यू, बैंकिंग में जो गिरावट है, एक और बैंक पर जरा नजर डालिए आप। तेजस, आपसे ही व्यू लेंगे, और वो है बंधन बैंक का। 140 रुपए के आसपास घूम फिर के फिर से शेयर आ गया। मुझे याद है कि अब से महीने भर पहले या फिर 2 हफ्ते पहले सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी और बाकायदा उसमें कहा था कि नहीं, ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म वाला शेयर है। ये आपका जरा कन्विक्शन बताइए किस तरह का है बंधन बैंक को लेकर? देखिए, तकनीकी रूप से देखेंगे तो बंधन बैंक जो है वो अभी भी एक पुल बैक रैली मोड में चल रहा है। 152 और 156 ये दो अहम रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। जब तक सरपास नहीं होता है मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दौर जारी रहेगा। नीचे में जो सपोर्ट बैठ रहे स्टॉक में वो करीबन है 138 और 134 के करीबन, जहां पे अगर किसी को लंबी अवधि से लेना है तो वहां पे एक बार थोड़ा सा अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो इन ट्रांचेस। अभी भी स्टॉक में जो है शॉर्ट टर्म जो चार्ट सेटअप अभी भी वीक है। एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। जो ब्रेकआउट जोन है वो करीबन है 150 टू 156 के बीच में। को लेकर ये व्यू, नरेश मिरानी भी हमारे साथ हैं। नरेश भाई, बाजार तो थोड़ा रिकवर करता हुआ दिख रहा है, कोई रिकवरी वाला स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आपके पास है क्या? अभी भी रिकवरी स्ट्रांग नहीं हो सकती है, बट जो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी रहेगा तो डिफेंसिव नेम में रहेगा, कि जैसे पावर ग्रिड है जो कल तेजी में था, आज थोड़ा नीचे आया, तो 267 268 के आसपास पावर ग्रिड में बाई कर सकता है। वहां से एक बाउंस बैक 278 टू 285 तक आ सकता है। ठीक है, 278 तक एक बाउंस बैक आ सकता है पावर ग्रिड के शेयर में। 270 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं पावर ग्रिड के। कल हमने देखे थे 277 रुपए के आसपास के भाव इसमें। ऑटोपेक में आज हम एमएनएम में फिर से प्रेशर बिल्ड होता हुआ देख रहे हैं। 2600 साढ़े 2600 रुपए के भाव फिर से घूम फिर के आ गए। नरेश जी, एमएनएम और गिरेगा या फिर मौका है ये? ये है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि बाकी जो पूरे ऑटो सेक्टर स्टॉक्स है उसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है और ये स्टॉक सबसे रिलेटिवली कम करेक्ट किया है। तो यहाँ पे बाउंस बैक आना मुश्किल होगा जब तक मार्केट नहीं सुधरती। तो फिलहाल 2550 से 2800 के रेंज में रहना चाहिए स्टॉक। ठीक है, 2800 तक की इसकी ऊपरी जो रेंज की वो सीमा है। 3200 से गिरते 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 देखिए शेयर आ गया है 2600 रुपए के आसपास। टेस्ला की भारत में जो एंट्री वाली खबर आई उसने काफी डैमेज किया, उससे उभरने की कोशिश की शेयर ने, लेकिन वो कोशिशें फिर से थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिख रही हैं और प्राइसेस तो वही हैं, मतलब यहीं तक गिर के आया था और यहाँ से थोड़ी रिकवर करके ऊपर गया था ये। ठीक है, निफ्टी इस वक्त है करीब 86 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें 400 अंक नीचे। उसमें ज्यादा जो गिरावट में योगदान है वो है इंडसइंड बैंक का 20% के सर्किट पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें 450 शेयर अब मजबूत है, थोड़ी सी रिकवरी आई है और 2000 शेयर हालांकि अभी भी गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 182 पॉइंट्स की गिरावट झेलते हुए निफ्टी में भी गिरावट का रुझान। रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करता हुआ बाजार, लेकिन गिरावट इतनी दिख चुकी है कि यहां से रिकवरी जो है वो बिल्कुल कुछ खास नजर नहीं आ रही है। कंट्रीब्यूशन कहां से? आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, भारती एयरटेल, आईटीसी और एचयूएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम मजबूती के साइंस देख रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव है। तेजस जी, बिफोर वी लेट यू गो, आपसे कुछ और राय। जहां मेजर कंट्रीब्यूशन दिख रहा है डिफेंस, उसमें सन फार्मा बाजार को संभालने का काम कर रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक ऑन दी टॉप इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रिप्ट जो कि आपके रेडार पर है?
देखिए, मैंने सन फार्मा में ओपनिंग रिमार्क में भी बताया था कि ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है और आज की जो रैली आ रही है वो रिलीफ रैली है। तो मेरे हिसाब से ये रिलीफ रैली में अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो निकल जाना चाहिए। एज फार एज आईसीआईसीआई बैंक इज कंसर्न, आईसीआईसीआई बैंक का जो स्ट्रक्चर है रिलेटिवली बेटर है और जो स्टॉक है आज 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में अगर कोई डिप आता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1205 का और इसमें लक्ष्य रहेगा जो करीबन बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1265 का और उसके ऊपर 1280 तक भी स्टॉक आ सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में एक बार खरीदारी के मौके मिल सकते हैं डिप्स में। थैंक्स फॉर दैट अपडेट तेजस जी। और इस वक्त बाजार की एक तस्वीर इंडिसेस वाइज आपके सामने रखते हैं, यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहां पर क्या कुछ है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर आपके स्क्रीन पर पूरी की पूरी तस्वीर आ जाएगी। उसके बाद कमोडिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर देखेंगे, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स जिस पर अभी हमने बातचीत की वो आपके स्क्रीन पर। एनएससी इंडिसेस का ट्रैकर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एफएमसीजी पैक है और मेटल पैक है। मेटल पैक में हल्के फुल्के कमजोरी के साइन जरूर देखने को मिल रहे, लेकिन फोकस रेडार पे हमारे एक्सपर्ट्स के रहा एफएमसीजी कंजम्पशन का खेमा ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के अप मूव दिखाते हुए। मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक लाल निशान के साथ कंसर्न्स झेलते हुए, जहां पर आईटी बिल्कुल लाजमी है क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, भारतीय बाजार में भी आईटी सेक्टर में उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ब्रॉडर मार्केट्स और निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही करके चल सकते कि बाजार जो संभलने की कोशिश कर रहे हैं इस कोशिश में कामयाबी हाथ लगे।